कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मास का, वेट का और डेंसिटी का। अब आपको मैं छोटा सा पॉइंट क्लिक करना चाहूंगा, वो ये है कि देखिए मास क्या होता है हम समझ चुके हैं, मैंने बहुत डिटेल से आपको सारे जो मास के कॉन्सेप्ट समझा दिए थे। यहाँ पर वेट क्या होता है और कैसे यहाँ पे वेट जो है बदलता रहता है, ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको मैं पिछली क्लास में समझा चुका हूँ कि वेट क्या है, मास में वेट में अंतर क्या पड़ता है। हम जब बात करते हैं वेट के बारे में तो वेट हमारे किस पर डिपेंड करता है, छोटे जी पे डिपेंड करता है, छोटा जी की वैल्यू कैसे बदलती रहती है, सब चीजें पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम देखिए जो मेन टॉपिक पढ़ेंगे डेंसिटी को लेकर। तो मास वेट डेंसिटी हमारा कंप्लीट हो जाएगा और फिर प्रैक्टिस सेशन पे इसकी फोकस करेंगे। ठीक है बालक, चलिए तो शुरू करते हैं आज की प्यारी सी क्लास को। तो बीएससी वाला बैच हमारा चल रहा है, आप सबके सब जुड़ चुके हैं और बीएससी वाला बैच में सबके एडमिशन स्टार्ट है। अगर आप में से कोई विद्यार्थी ऐसा पढ़ना चाहता है दोस्तों बताना चाहते हैं, बता सकते हैं। ये आपकी 27 तक के जो एग्जाम्स हैं उन सबके लिए बहुत ज्यादा वैलिड रहेगा बीएससी हमारा। तो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में साथियों आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो किस रहेगा, तो वो रहेगा साथियों हमारे पास में मास वेट एंड डेंसिटी का। तो ये हमारे पास में टॉपिक होने वाला है किसका, बेसिक का, जिसे बोलते हैं बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का। ठीक है, मास वेट एंड डेंसिटी का। आइए तो हम देखिए शुरू करते हैं डेंसिटी के बारे में। लेकिन डेंसिटी को शुरू करने से पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपके एग्जामिनेशन में मैंने देखा है, जो वेट से ही मिलता जुलता कंसेप्ट है साथियों, वो है यहाँ पे फॉल्टी बैलेंस का, जिसे बोलते हैं अनइक्वल आर्म्स का। अब ये अनइक्वल आर्म का कंसेप्ट क्या है इसको बता दो भैया, देखो जल्दी से होता क्या। आप लोगों ने देखो ये सुना, आपने आप सबने पढ़ा होगा कि भैया हम देखिए क्या करते हैं, वेट को यहाँ पे बैलेंस करते हैं कि नहीं। देखो जहाँ से हमने यहाँ पे चीज बैलेंस की है साथियों, जिसे बोलते हैं वेट बैलेंस, है ना। इसे बोलते हैं साथियों वेट को बैलेंस करना। वेट को बैलेंस करने का मतलब होता है कि अगर जो W1 है उसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, यहाँ पे इसके बराबर होनी चाहिए। मतलब हम ये कहते हैं साथियों कि W1 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे W2 के बराबर हो जाए, ऐसा मान के चलते हैं। अब होता क्या साथियों कि इसके अंदर ये जो आर्म होती है, ये जो भुजा होती है, इस भुजा की वैल्यू भी यहाँ पे बराबर रहती है। अगर मान लो साथियों कि हमारा स्केल जो है वो कैसा है, अगर हमारा स्केल यहाँ पे पूरा बैलेंस में है, बैलेंस में मतलब अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो स्केल बिल्कुल सही है, तो जनरली ये माना जाता है कि A की वैल्यू B के बराबर होगी और W1 की वैल्यू यहाँ पे W2 के बराबर होगी, ऐसा मानते हैं। लेकिन होता क्या है साथियों, कुछ लोग चतुर होते हैं। चतुर कैसे होते हैं आपको मैं बताना चाहता हूँ, जरा समझने का प्रयास करना ध्यान से, बहुत ही बढ़िया तरीके से। कुछ लोग यहाँ पे चतुर होते हैं, वो क्या करते हैं साथियों, साइड को बढ़ा देते हैं, या तो A को बढ़ा देंगे फिर B को बढ़ा देंगे। अब होता क्या है कि इनमें से जब साइड को बढ़ा दिया जाता है तो साइड को बढ़ाने से जो वेट की वैल्यू होती है वो बदल जाती है। तो जब यहाँ पे वेट बदल जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं साथियों फॉल्टी बैलेंस, उसे क्या बोलते हैं अनइक्वल आर्म कहते हैं। सर अनइक्वल आर्म क्यों है, इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है ना साथियों, वो कॉन्सेप्ट आता है हमारा जिसका टॉर्क का। देखो ये कुछ एडिशनल बातें बता रहा हूं, सुनते चलो ध्यान से। आप लोगों ने यहाँ पे आघूर्ण के बारे में पढ़ा होगा, देखो ध्यान से। आप लोगों ने साथियों मोमेंट के बारे में पढ़ा होगा, सबने बोलो जल्दी से। आप सबने यहाँ पे किसके बारे में पढ़ा होगा हिंदी में गारंटी से, आघूर्ण के बारे में। सर आघूर्ण क्या होता है, मोमेंट क्या होता है। तो मोमेंट साथियों हमारे पास बनता है फोर्स इनटू यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या बनता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है, या परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट कह दीजिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कह दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं बात करता हूं आघूर्ण के बारे में तो फोर्स इनटू डी। देखो तो मोमेंट हमारा जो बनता है साथियों ये बनता है फोर्स इनटू डी। क्या बनता है, फोर्स इनटू डी बनता है। अब आप बात को जरा समझना, क्लियर सारी बातें। अब मैं से क्वेश्चन पूछूंगा, बताओ जल्दी से। देखो अगर मान लो फॉर एग्जांपल, सुनना ध्यान से, अगर मान लो कि यहाँ पे साथियों वेट दिया गया W और यहाँ पे दिया गया वेट हमारे पास में W1। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, सुनना ध्यान से, ये जो वेट है वो कहां पे जाएगा, देखो ये वेट नीचे जाएगा, तो सिंपल सी बात है ये वेट कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। अगर मान लो कि दोनों के दोनों वेट हमारे बराबर होंगे तो क्या होगा साथियों, ये वेट भी नीचे जाएगा और ये वेट भी कहां पे जाएगा, नीचे जाएगा। जब ऐसी कंडीशन होगी तो ये हमारा जो बैलेंस होगा, ये जो हमारा स्प्रिंग होगा, ये हमारा साथी जो होगा कैसा है बताओ जल्दी से, बोलो जल्दी से, वो हमारा बैलेंस हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोमेंट जो बनता है ये बनता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आप लॉजिकली जरा समझो ध्यान से। आप कहेंगे सर यहाँ पे मोमेंट कितना बनेगा, तो यहाँ पे मोमेंट बनेगा W इनटू A और यहाँ का मोमेंट क्या बन जाएगा साथियों, यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास में W1 इनटू B। तो मतलब आपको मैं बताऊं कि हम जब बैलेंस की बात करते हैं तो बैलेंस वाली कंडीशन में दोनों के जो मोमेंट होते हैं बराबर कर दिए जाएंगे। सर कैसे बराबर कर दिया हमने, देखो आप कहेंगे सर फोर्स ये हमारे पास फोर्स है तो फोर्स इनटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी दी जा रही है, A दी जा रही है। नीचे देखो ध्यान से, यहाँ पे फोर्स कितना, मान लो फोर्स वेट के बराबर होता है, आप जानते हैं वेट हमारा फोर्स के बराबर होता है, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना B हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो मोमेंट है बैलेंस कर लिया जाता है। ठीक है, अब मान लो फॉर एग्जांपल कि हमारे पास में दोनों के दोनों आर्म जो है अनइक्वल है, अनइक्वल मतलब अलग अलग है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर यहाँ पे जो बैलेंस है इसे क्या बोलते हैं साथियों, इसे बोलते हैं फॉल्टी बैलेंस। फॉल्टी बैलेंस मतलब कि जब यहाँ पे वेट हमारे देखो अलग अलग हो जाते हैं और इसमें वेट की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ भी जाती है, कम भी हो जाती है। तो क्वेश्चन बनता है सर टोटल वेट कितना होगा। ये क्वेश्चन बनता है कि बताओ इसमें यहाँ पे नेट वेट कितना है। अगर मैं पूछूं आपसे बताओ कि इनका जो नेट वेट है वो कितना होगा। मान लो फॉर एग्जांपल ये W1 है और यहाँ पे कितना हमारे पास में W2 है। सुना ध्यान से, ये W1 है और ये W2 है, तो यहाँ पे साथियों जो नेट वेट होता है वो होता है W और W की जो वैल्यू बनती है ये बनती है रूट में W1 इनटू W2 और यही वो क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। ठीक है, बस आपको फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला याद करना, डेरिवेशन नहीं बताना आपको बिल्कुल इसका। बस आप ये याद कर लीजिएगा कि अगर हमारे पास में फॉल्टी बैलेंस दिया जाए, फॉल्टी बैलेंस मतलब कि यहाँ पे फॉल्टी बैलेंस है तो क्वेश्चन पूछेंगे इसका नेट वेट कितना हो जाएगा। तो नेट वेट का साथियों हमारे पास फॉर्मूला बनता है रूट में W1 इनटू W2, रूट में W1 इनटू W2। ठीक है, तो गलती मत करना, ये आपके सामने दिया जा रहा है कि हम जब बात करते हैं तो एक पलड़े में हमारे पास में W1 है और एक पलड़े में हमारे पास में W2 दिया जा रहा है। ठीक है, अगर मान लो फॉर एग्जांपल क्लियर सारी बातें, ये W1 है W2 दिया जा रहा है। अब मान लो फॉर एग्जांपल कि अगर हमें इसका ट्रू वेट निकालना है, ट्रू वेट कितना है, एक्चुअल वेट कितना है, तो ट्रू वेट निकालने का जो फॉर्मूला बनेगा कितना बनेगा, तो ट्रू वेट को निकालने का जो फॉर्मूला बनेगा साथियों वो बनेगा हमारे पास में रूट में W1 इनटू W2 और यही वो फैक्ट है जो आपके एग्जामिनेशन में हर बार पूछा गया, गलती मत करना। ठीक है, अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। देखो क्वेश्चन कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। देखो कि रूटीपूर्ण तराजू है हमारे पास में साथियों 40 स्केल है। अगर एक वेट हमारा W1 है और दूसरे स्केल का वेट यहाँ पे W2 है तो बताओ भैया जो करेक्ट वेट है वो क्या हो जाएगा। सर करेक्ट वेट का मतलब कैसे है, देखो ये कैसे निकालते हैं, लॉजिक समझो, ध्यान से समझना लॉजिक है। मान लो कि हमें किसी ऑब्जेक्ट का वेट निकालना है, ठीक है, हमें इसका वेट निकालना है। अब हमारे पास में जो स्केल दी जा रही है वो कैसे आ रही है, 40 दी जा रही है। तो पहले क्या किया साथियों, पहले मैंने ऑब्जेक्ट रखा और इसको W1 से बैलेंस कर दिया। देखो तो पहले मैंने ऑब्जेक्ट को रखा और W1 वेट को मैंने यहाँ पे रखा। ठीक है, अब मैंने क्या चेंज कर दिया, ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे दिया और वेट यहाँ पे, ध्यान से समझना लॉजिक है। मान लो कि हमें किसी ऑब्जेक्ट का वेट निकालना है, ठीक है, हमें इसका वेट निकालना है। अब हमारे पास में जो स्केल दी जा रही है वो कैसे आ रही है, 40 दी जा रही है। तो पहले क्या किया साथियों, पहले मैंने ऑब्जेक्ट रखा और इसको W1 से बैलेंस कर दिया। देखो तो पहले मैंने ऑब्जेक्ट को रखा और W1 वेट को मैंने यहाँ पे रखा। ठीक है, अब मैंने क्या चेंज कर दिया, ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे दिया और वेट यहाँ पे कितना W2 कर दिया। दोनों को बैलेंस करोगे, यहाँ पे रीडिंग कितनी आ जाएगी, W1 आ जाएगी, यहाँ पे रीडिंग कितनी आएगी, W2 आ जाएगी। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट का एक्चुअल में वेट निकालना है, इस ऑब्जेक्ट का एक्चुअल में वेट निकालना है। तो एक्चुअल वेट निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं क्या कि W इक्वल्स टू रूट में W1 इनटू W2। तो मैं बता चुका हूं कि 40 स्केल जब होगा तो 40 स्केल में हमारा आंसर क्या बन जाएगा, रूट में W1 इनटू W2 बन जाएगा। आप समझ गए कैसा क्वेश्चन था। एलपी सीबीटी 2 के अंदर 2019 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2019 में क्वेश्चन का जो लेवल था वो बहुत अच्छा था, मतलब 2019 में जो क्वेश्चन एक्चुअल में आए थे ना वो ज्यादा अच्छे थे। ठीक है, अच्छा इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और है जो भी 2019 में पूछा गया, ये भी हमारे पास कैसा क्वेश्चन है साथियों, तो ये भी हमारे पास में न्यूमेरिकल दिया जा रहा है। क्या क्वेश्चन को दिया क्या, सुनो क्या बोल रहा है कि हमारे पास में साथियों बॉडी है जो रखी गई है, किस पे रखी गई है बताओ, तो इसको रखा गया एक 40 स्केल पर, मतलब हमारे पास में एक स्केल है जो कैसी 40 है, एक बॉडी को रखा गया किसके ऊपर 40 स्केल के ऊपर, 40 स्केल रखा गया। अब उसकी जो आर्म है, उसकी जो भुजा है वो कैसी है, अनइक्वल है, जैसे मैं बता चुका हूं, बहुत बढ़िया। अब इसके दो वेट हैं, एक वेट आ रहा है कितना यहाँ पे 6.4 ग्राम और एक वेट आ रहा है यहाँ पे कितना, यहाँ पे देखो 10 ग्राम। तो मान लो कि हमारे पास में W1 कितना दिया जा रहा है, 6.4 ग्राम दिया जा रहा है, W2 कितना दिया जा रहा है, 10 ग्राम दिया जा रहा है। तो बताइए इसका करेक्ट वेट कितना हो जाएगा। अब इजी क्वेश्चन है कि नहीं, मैं बता चुका हूं कि जो करेक्ट वेट होता है वो बनता है हमारे पास में रूट में कितना साथियों, तो रूट में बनता है W1 इनटू यहाँ पे W2, ये बनेगा फॉर्मूला। तो जो करेक्ट वेट बनेगा कितना बनेगा, देखो यहाँ पे रूट निकालेंगे तो देखो 66.4 इनटू यहाँ पे 10 हो जाएगा। आप वेट को निकालोगे देखो ये बनेगा रूट में 64 और आप जानते हैं कि 64 का जो रूट होता है वो क्या होगा बताओ, तो 64 का जो रूट होता है वो हमारे पास में 8 ग्राम। तो यहाँ पे जो नेट वेट कितना बनेगा, तो नेट वेट साथियों बनेगा हमारे पास में 8 ग्राम, तो 8 ग्राम इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर।
तो ऑप्शन नंबर डी क्लियर सारी बातें आप समझ गए कि इसका जो नेट वेट कितना होगा 2019 में क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया। तो मैं बस वही बता रहा हूं कि आपको प्लीज क्वेश्चन को पढ़ना है और यही से क्वेश्चन हमारे सीरीज से बन जाते हैं। ठीक है बाबू, चलो अब देखिए हमारे पास में जो कांसेप्ट आने वाला है वो आने वाला डेंसिटी के बारे में। हमने किसको पढ़ लिया, हमने किस मास को पढ़ा, मैंने आपको मास को बहुत डिटेल से पढ़ाया, मास के अलग अलग तरीके से फैक्ट यहां पे कवर किए हैं, आपको मैंने वेट के बारे में बताया। अब हमारे पास में जो कांसेप्ट यहां पे शुरू होने वाला है वो कांसेप्ट बड़ा ही मजेदार है और इस कांसेप्ट का बेटा जो नाम है उस कांसेप्ट का बेटा नाम है जिसे बोलते हैं डेंसिटी। क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं। तो अब हमारे पास में जो कांसेप्ट यहां पे शुरू होने वाला है इस कांसेप्ट का जो नाम आएगा वाई का डेंसिटी। क्या डेंसिटी आएगा? ठीक है, तो ये हमें यहां पे इस कांसेप्ट को समझना है कि क्या कांसेप्ट है जिसका नाम है हमारे पास में डेंसिटी। क्या नाम है? डेंसिटी। चलिए तो यूज करते हैं डेंसिटी वाले कांसेप्ट को बढ़िया तरीके से और भी बहुत सारी नई चीजें हैं जो आपको सीखने को मिलेगी। आइए देखते चलो ध्यान से। सबसे पहले बात करते हैं घनत्व के बारे में। आओ देखो घनत्व की परिभाषा की क्या कही जा रही है यहाँ पे, जो डेफिनेशन है क्या बोली जा रही है सुनते चलिए यहाँ से कि घनत्व जो होता है वो किसी भी पदार्थ की इकाई के आयतन माप में या इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान होता है। मतलब उसकी वॉल्यूम के अंदर कितना मास है, कितना द्रव्यमान है, उसी के रेशियो को क्या बोलते हैं? तो उसी के रेशियो को साथ कहा जाता है घनत्व। क्या बोलते हैं? घनत्व बोलते हैं। देखो यहाँ से मैं आपसे क्वेश्चन पूछे बताओ कि अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में? डेंसिटी के बारे में। देखो तो अगर देखिए मैं बात करता हूं घनत्व के बारे में तो घनत्व को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो घनत्व को साथ हिंदी में कहा जाता है डेंसिटी। क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि डेंसिटी क्या हो जाती है? तो डेंसिटी साथ हमारे पास बनती है सीधे सीधे मास अपॉन वॉल्यूम। क्या बनती है? मास अपॉन वॉल्यूम बनती है। अगर हम मास को वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं, मास मतलब हिंदी में क्या? तो मास को बेटा हिंदी में कहते हैं सिंपली भाषा में द्रव्यमान। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान बोलते हैं। और वॉल्यूम हमारे पास में क्या बन जाएगा? तो वॉल्यूम साथ हमारे पास बनेगा आयतन। क्या बनेगा? आयतन बनेगा। तो आप यहां पे मास अपॉन वॉल्यूम कर देंगे तो इससे बनाते हैं जिसे बोलते हैं डेंसिटी। ठीक है, तो मास अपॉन वॉल्यूम जो बनता है उसे डेंसिटी बोलते हैं। सिंपल सी भाषा है। अब लॉजिकली देखो कि भैया हमारे पास में जो डेंसिटी होती है शो कैसे करते हैं। देखो तो डेंसिटी को साथ शो करने का जो तरीका होता है वो होता है यहाँ पे आप इसे यहाँ पे क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। एक्चुअली में देखा जाए तो इसको बोलने के बहुत सारे तरीके होते हैं लेकिन हम जो अपनी भाषा में कहते हैं क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। तो रो हमारे पास में क्या डेंसिटी है और इसे इस तरह से शो है जो किया जाएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन क्या बनेगा कि डेंसिटी हमारे पास क्या होगी? डेंसिटी की रो है कि नहीं? मास हमारे पास होता है कैपिटल एम और वॉल्यूम क्या बनता है? वी बनता है। तो यहाँ पे रो बन जाएगा हमारे पास मास अपॉन वॉल्यूम। अब आपको मैं बताऊं कि मास की जो स्टैंडर्ड एसआई वैल्यू होती है केजी और वॉल्यूम को साथ निकाला जाता है मीटर क्यूब में। अब ये बनेगा केजी पर मीटर क्यूब। अच्छा केजी पर मीटर क्यूब किसमें है? एसआई वैल्यू में है। अब केजी को साथ हम जब बात करते हैं सीजीएस में तो सीजीएस में इसे कहते हैं ग्राम। ठीक है, और मीटर का होता है बेटा यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बन जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे बताओ कि ये किसमें आएगा? तो ये हमारे पास में एसआई में है और ये किसमें साथी? तो ये हमारे पास में सीजीएस में है। सीजीएस मतलब सेंटीग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, उसकी यूनिट यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि भैया सर डायमेंशन क्या हो जाएगा? विमेय सूत्र क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे केजी मतलब कैपिटल एम। ठीक है, केजी मतलब मास दिया जा रहा है तो मास हमारे पास में कैपिटल एम हो जाएगा। वॉल्यूम कितना है? तो वॉल्यूम हमारे पास मीटर क्यूब है। तो मीटर क्यूब को साथ में लिख सकता हूं कैसे? देखो यहाँ पे कैपिटल एम अपॉन में एल क्यूब। क्या कहीं पर भी समय की बात की जा रही नहीं की जा रही है? तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा ये बनेगा हमारे पास में एमएल की पावर -3। तो इस बात को जरा समझिएगा और ये हमारे पास बन जाता है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो मेरे ख्याल से जो बेसिक बेसिक बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी सारी कि हम जब बात करते हैं घनत्व के बारे में तो घनत्व हमारे पास क्या बनता है? तो डेंसिटी जो बनती है बालक, तो डेंसिटी बनती है हमारे पास में मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, अब फैक्ट को समझना। वैसे ये सारी सारी बातें बता चुका हूं। अब आप नोटिस करोगे बहुत ही बड़ी तरीके से कि हम जब बात करते हैं तो एक कांसेप्ट यहां पे दिया जा रहा है। जो डेंसिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके बताओ? तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके बेटा? वॉल्यूम के। वॉल्यूम मतलब जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? तो जिसको साथ हिंदी में क्या बोलते हैं? आयतन। क्या बोलते हैं? आयतन बोलते हैं। मतलब जो डेंसिटी है ये वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम की क्या साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। आप समझे छोटी सी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो हां या ना। अब मुझे ये बताओ देखो कि डेंसिटी अगर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर यहां पे वॉल्यूम को बढ़ा दिया जाए, वॉल्यूम को बढ़ा दिया जाए तो डेंसिटी की मात्रा बढ़ेगी, डेंसिटी की मात्रा कम हो जाएगी। ये डेंसिटी की मात्रा कम हो जाएगी। तो आप ये समझ चुके हैं कि वॉल्यूम जो होता है तो वॉल्यूम के बढ़ने पर कहीं न कहीं जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। तो आप ये बात को समझो बहुत ही बड़ी तरीके से कि वॉल्यूम के बढ़ने पर यहां पे डेंसिटी की मात्रा बढ़ती है कम होती है। तो वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो डेंसिटी की मात्रा क्या हो रही है? कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्यों 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 क्यों? क्योंकि डेंसिटी और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस कांसेप्ट को यहां पे पढ़ेंगे बहुत ही बड़ी तरीके से। तो डेंसिटी का जो पहला कांसेप्ट है वो आपको समझा दिया कि डेंसिटी हमारी क्या काम करती है, कैसे काम करती है, किस तरह से काम करती है, गति में चीज का बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब आपको फैक्ट बता रहा हूं। देखो ये हमारे सामने दिया जा रहा है पूरा पूरा टेबल। सर ये टेबल क्या है? इसी टेबल में तो तुम्हारा सारा का सारा कंसेप्ट है बाबू। देखो जानते हैं इसी टेबल के अंदर तो सारा का सारा जो कंसेप्ट है वो होने वाला है। अब यहाँ पे हमें जो दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है कन्वर्जन। क्या दिया जा रहा है? कन्वर्जन दिया जा रहा है। सर कन्वर्जन कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे और क्या क्या चीजें हैं जो होने वाली हैं इनको जरा समझा दो। देखो मैं आपको छोटा सा पॉइंट है जो बता रहा हूं, सुनते चलना ध्यान से। ठीक है, बहुत प्यारी प्यारी बात बता रहा हूं। देखो ध्यान से कि हम कैसे कन्वर्ट है, किस प्रकार से कन्वर्ट है जो यहाँ पे करते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, किस तरह से कन्वर्ट करते हैं? देखो अगर मान लो फॉर एग्जांपल कि मुझे यहाँ पे देखो अगर मान लो फॉर एग्जांपल डेंसिटी यहाँ पे दी जा रही है किसमें? डेंसिटी भी हमारी दी जा रही है केजी पर मीटर क्यूब में। ये तो होती है डेंसिटी, है ना। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें? कन्वर्ट करना है देखो आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें? यहाँ पे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। देखो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो मुद्दा बनता है कैसे कन्वर्ट करेंगे, किस तरह से कन्वर्ट है जो कर दिया जाएगा। आप लॉजिकली जरा समझने का प्रयत्न करें। देखो आपको ये पता है साथियों कि 1 केजी के अंदर हमारे पास कितने ग्राम होते हैं? तो 1 केजी के अंदर होते हैं हमारे पास में 1000 ग्राम। अच्छा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर के अंदर हमारे पास में 100 सेंटीमीटर होते हैं। हमको इतनी वैल्यू तो पता है, सब पता है ना। चलो आप कुछ मत करना। देखो ध्यान से ये हमारे पास दिया केजी पर मीटर क्यूब में, आपने कर दिया यहाँ पे 1000 ग्राम। ठीक है, 1 केजी को कितना कर दिया? 1000 ग्राम कर दिया। कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। चलो अब यहाँ पे 1 मीटर क्यूब है तो 1 मीटर की जगह पर मैंने कर दिया 100 सेंटीमीटर। अब देखो 100 सेंटीमीटर के बाद हम करेंगे सर क्यूब। आप समझ गए मैं कह रहा हूं? तो 1 मीटर की जगह पर मैंने क्या लिख दिया? यहाँ पे 100 सेंटीमीटर कर दिया और उसके बाद इसका क्यूब किया है। अब नोटिस करना देखो क्या वैल्यू बनेगी। ऊपर तो हमारे पास में 1000 है ना, ऊपर तो हमारे पास में 1000 है, नीचे क्या हो जाएगा? देखो नीचे 100 है तो 100 का मतलब 000000 और नीचे बनेगा हमारे पास में सेंटीमीटर क्यूब। कितनी सी बात आपको यहाँ पे क्लियर हो गई? बोलो हां या ना। क्या मेरे सभी छोटे भाई बहनों को इतनी सी बात क्लियर है? हमने पहले 100 का क्यूब किया और सेंटीमीटर का क्यूब कर दिया। ठीक है, मैं बता रहा हूं कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, आपको हर एक चीज को अच्छी तरह से बताने वाला हूं, आप समझो। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब नोटिस करो मुझे ध्यान से, बहुत ही बढ़िया। देखो यहाँ पे 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, नीचे क्या बचेगा? 1000 बचेगा। देखो ध्यान से। तो अब हमारे पास क्या बचा? तो ये बचा साथी हमारे पास में 1 बटे के 1000, 1 बटे के 1000, नीचे क्या है? तो नीचे है ग्राम और फिर क्या हमारे पास में सेंटीमीटर क्यूब, है ना। क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं कि 1/10 की पावर यहाँ पे 3, 1/10 की पावर 3। देखो ध्यान से यहाँ पे ग्राम इनटू सेंटीमीटर क्यूब। कितनी सी बात क्लियर? अब देखो होगा क्या जरा समझना, ये किसके बराबर है? तो ये साथी हमारे पास है केजी पर मीटर क्यूब के, है कि नहीं। अब देखो ध्यान से समझना, ध्यान से। अब मैं काम कर सकता हूं इस 3 को मैं यहां पे मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो ध्यान से कि अगर मुझे केजी मीटर क्यूब में अगर मैं 1000 का मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो किसके बराबर हो जाएगा? तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हो जाएगा। आप समझ गए? अगर मैं केजी पर मीटर क्यूब में 1000 का मल्टीप्लाई कर दूं, देखो ध्यान से नीचे का टैंकी पावर ना, इसको वहां भेज दो, ट्रांसफर कर दो। तो आप केजी पर मीटर क्यूब में 1000 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हो जाएगा। क्या छोटा सा कांसेप्ट क्लियर कि नहीं? बोलो हां या ना। देखो क्या ये जो कांसेप्ट मैंने समझाया, क्या ये कांसेप्ट बेटा आपको यहां पे क्लियर हो गया? मैंने एक चीज जो थी थोड़ी सी डेराइव करके समझा दी है। अब इस चीज को ना मैंने शॉर्ट में लिख दिया। शॉर्ट में कैसे लिख दिया? देखो ध्यान से आप समझो। तो आप यहां पे समझो बहुत बढ़िया कि किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहां पे चीजें हैं जो मिल जाएंगी। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है? अरे बोलो जल्दी से, अरे बोलो सबके सब जल्दी से फटाफट से। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो कन्वर्जन है वो मैंने यहां पे लिख दिया है, आप इसको यहां पे समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, प्रूव कर दिया मैंने आपको सामने। चलो ठीक है,
आ जाओ। अब देखिए क्वेश्चन बनता है हमारे एग्जामिनेशन में, बताओ कि भैया डेंसिटी को मेजर करने वाले यहाँ पे यंत्र होते हैं, यहाँ पे हमारे पास में डिवाइस होते हैं। अब उसका जो मैंने लिखा था आपके सामने बायलिंगुअल बना दिया। बायलिंगुअल को कैसे बनाया कि अगर हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द डेंसिटी मेजरमेंट, तो सबसे पहले जो इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं बेटा उसका नाम है हाइड्रोमीटर। कौन सा हाइड्रोमीटर है? तो हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल किसमें किया जाएगा? तो हाइड्रोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका हम यूज करते हैं किसको मेजर करने के लिए? डेंसिटी को मेजर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोमीटर जो होता है इट इज द डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर डेंसिटी मेजरमेंट। ठीक है, इसका यूज करते हैं डेंसिटी को मेजरमेंट करने में करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, बताओ कि हाइड्रोमीटर का ये एक डिवाइस होता है जिसे बोलते हैं लैक्टोमीटर। देखो हाइड्रोमीटर की हम जब बात करते हैं तो हाइड्रोमीटर के अंदर ही साथियों यंत्र बनता है जिसे बोलते हैं लैक्टोमीटर। और लैक्टोमीटर क्या करेगा साथियों? ये यहाँ पे दूध की जो प्योरिटी होती है जिसे बोलते हैं मिल्क की जो शुद्धता होती है, दूध की जो शुद्धता होती है कि दूध में कितना पानी मिला है कितना पानी नहीं मिलाया गया, उसको यहाँ पे डिवाइस उसको यहाँ पे जांचने के लिए एक यंत्र बनता है जिसे बोलते हैं कौन सा? यहाँ पे लैक्टोमीटर। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, बताओ कि लैक्टोमीटर क्या होता है? तो लैक्टोमीटर यहाँ पे एक प्रकार का हाइड्रोमीटर होता है। लैक्टोमीटर जो होता है एक प्रकार का हाइड्रोमीटर होता है जिसका इस्तेमाल यहाँ पे दूध की जांच के लिए किया जाता है। ठीक है, कंफर्म है सारी बातें? तो दूध की जांच के लिए किसका यूज करते हैं? लैक्टोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो गलती मत करना, ये बहुत प्यारा पॉइंट बन जाता है। तो किसी भी तरल पदार्थ की शुद्धता को जांचने के लिए हम यहाँ पे हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोमीटर का एक रूप होता है जिसे बोलते हैं लैक्टोमीटर। ठीक है, तो ये मैंने आपको बातें हैं जो बता दी है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन है जो बन जाता है बहुत ही बड़ी तरीके से। ठीक है, चलो तो ये हमने डेंसिटी की बात समझी थी। देखो ध्यान से कि डेंसिटी की जो यूनिट बनती है क्या बनती है? तो डेंसिटी के साथ जो यूनिट बनती है, देखो तो डेंसिटी की जो यूनिट बनती है क्या बनती है? तो बनती है साथ हमारे पास में केजी पर मीटर क्यूब में, और ये बनती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, है ना। फिर हमने बात समझी थी बहुत ही बड़ी तरीके से कि डेंसिटी की हम जब बात करते हैं तो इसे मास अपॉन वॉल्यूम कहते हैं। मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी हमारे पास में। डेंसिटी सबसे पानी की सबसे ज्यादा होती है कितने डिग्री पर? तो डेंसिटी भैया पानी की सबसे ज्यादा होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन के बन जाता है बहुत ही बड़ी तरीके से। आ जाओ, अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है, बहुत ज्यादा बनता है। सुनो ध्यान से, हम बात करते हैं किसके बारे में? डेंसिटी ऑफ द वाटर के बारे में। देखो पानी की डेंसिटी की बात की जा रही है, सुनो ध्यान से। आप जानते हैं कि पानी का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है हमारे पास में H2O, किसे बोलते हैं? हाइड्रोजन डाइहाइड्रोक्साइड। अब इसका जो मैक्सिमम टेंपरेचर पे जो क्वेश्चन बनेगा कि बनता है ये बताओ कि पानी का जो डेंसिटी है किस टेंपरेचर पर सबसे ज्यादा होती है? तो पानी की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितने पर? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा बन जाता है कि पानी की जो डेंसिटी है ये सबसे ज्यादा कितनी होती है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी की जो डेंसिटी होती है ये होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो किसके बराबर है साथियों? 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर 1000 ग्राम पर मीटर क्यूब के बराबर है। अब ये कैसे आता है मैं बता चुका हूं, देखो ध्यान से आपकी लॉजिक देखो, मैंने आपके सामने प्रूव किया था बहुत ही बड़ी तरीके से कि हम जब बात करते हैं 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब के बारे में, तो 1 ग्राम सेंटीमीटर जो क्यूब होता है ये 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बराबर होता है। आप समझ गए? देखो प्रूव कर दिया मैंने आपको, बहुत ही बढ़िया। तो आपसे पूछेंगे बताओ कि डेंसिटी ऑफ पानी कितनी होती है? तो डेंसिटी ऑफ पानी जो मैक्सिमम होती है वो होती है कितने पर बेटा? 4 डिग्री तापमान पर। तो वो होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो कितना हमारे पास में 1000 केजी या 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, तो छोटा सा कांसेप्ट है जो मैंने बता दिया कि पानी की जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो कितने पर है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की डेंसिटी यहाँ पे मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, तो ये सीधी सीधी क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन बनेंगे, गलती मत करना। ठीक है, बीएससी का टेस्ट कब तक लगाओगे? ओके, पढ़ाई से तो मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है जिसे बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ये बहुत प्यारा पॉइंट बन जाता है कि हमारे पास में कॉन्सेप्ट है जिसे बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, जिसे बोलते हैं जल का यहाँ पे त्रिबिंदु। अब आपके सामने क्वेश्चन बन जाता है कि जल का त्रिबिंदु क्या होता है? व्हाट इज द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? देखो बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, जरा समझिएगा। ठीक है, यस, क्योंकि हम जब देखो बेटा आपको लॉजिकली बता चुका था, एक चीज को समझना, एक बच्चा बोला डेंसिटी यहाँ पे मैक्सिमम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, सही बात है, मैं बता चुका हूं। डेंसिटी मैक्सिमम क्यों है? क्योंकि वॉल्यूम मिनिमम होता है। आप जानते हैं डेंसिटी वॉल्यूम जो होती है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इस पॉइंट को जरा समझिएगा। ठीक है, अब इस वाले कंसेप्ट को समझो कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है। आप ये जानते हैं कि पानी के अंदर तीनों की तीनों क्षमता होती है। पानी यहाँ पे देखा जाए तो ठोस भी हो सकता है, सही बात है कि नहीं? पानी देखा जाए तो बेटा द्रव अवस्था में मिलेगा जिसे बोलते हैं लिक्विड स्टेट में मिलेगा, और पानी देखा जाए तो यहाँ पे गैसीय अवस्था में भी मिल सकता है जिसे बोलते हैं भाप की अवस्था में। तो एक ऐसी कंडीशन आती है जहां पर तीनों की तीनों चीजें एग्जिस्ट हो सकती है। किस तापमान पे पानी यहाँ पे ठोस से द्रव बनता है और द्रव से गैस बनना शुरू होता है जिसमें इवेपोरेशन शुरू हो जाती है। इवेपोरेशन मतलब वाष्पीकरण की क्रिया शुरू हो जाती है। तो वो जो टेंपरेचर है साथियों, वो टेंपरेचर हमारे पास बनता है 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना बनता है? 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो तापमान है, ये जो तापमान है, इसी तापमान को बोलते हैं यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अच्छा, ये जो तापमान है ये कितने प्रेशर पर बनता है? तो ये मिलता है साथियों 611.657 पास्कल पर। तो 611 पास्कल कह दो, तो 611 पास्कल पे साथियों कैसी कंडीशन बनती है जहां पे एक साथ ठोस अवस्था भी है, द्रव अवस्था भी होती है और गैस अवस्था मिलती है। इन तीनों में बैलेंस बन जाता है और इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं? यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के नाम से भी जानते हैं। तो उसकी परिभाषा क्या बता है? डेफिनेशन क्या बोला है? देखो ध्यान से क्या बोला है? द ट्रिपल पॉइंट इज द यूनिट टेंपरेचर एंड प्रेशर। देखो ये जो ट्रिपल पॉइंट है साथियों टेंपरेचर प्रेशर को बताता है। कितना टेंपरेचर? 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना प्रेशर? 611 पास्कल। 611 पास्कल। क्लियर सारी बातें? तो ये किसको बताता है? ये ट्रिपल पॉइंट बताता है किसको है? तो ट्रिपल पॉइंट साथियों बताता है प्रेशर और यहाँ पे हम जब बात करते हैं टेंपरेचर की पॉइंट को। क्लियर सारी बातें? अकेला टेंपरेचर नहीं है, अकेला प्रेशर नहीं है, ये दोनों को बताता है, टेंपरेचर को भी प्रेशर को भी। तो ट्रिपल पॉइंट जो होता है वो यूनिट टेंपरेचर है और प्रेशर है एट बीच ऑल थ्री फेजेस, मतलब तीनों की तीनों अवस्थाएं, चाहे वो ठोस है, चाहे वो द्रव है, चाहे वो गैस है, वो कोएग्जिस्ट करके इक्विलिब्रियम में संतुलन की अवस्था में मिलती है। तो त्रिबिंदु एक ऐसा विशेष तापमान दाब होता है जो जिस पर कोई पदार्थ, जिस पर जैसे पानी की बात करते हैं, जिस पर कोई पदार्थ एक साथ ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में और गैस अवस्था में, तीनों अवस्थाओं में संतुलन की अवस्था मिलेगा, मतलब संतुलन के पॉइंट मिलेगा। यहाँ पे टेंपरेचर कितना बताओ? तो टेंपरेचर है 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे कितना प्रेशर बनता है? तो प्रेशर भी बनता है 611.657 पास्कल। तो ये हमारे पास में टेंपरेचर भी है और ये हमारे पास में साथियों क्या है? प्रेशर भी है। क्लियर सारी बातें? तो टेंपरेचर प्रेशर की जो वैल्यू है ये आपको पता होनी चाहिए, गलती मत करना, पहले बताओ। ठीक है, अच्छा एक चीज सुनो, ये टेंपरेचर तो मैंने बता दिया, अब इसमें डिग्री सेंटीग्रेड में क्वेश्चन कभी-कभी बन जाता है कि केल्विन में कितना टेंपरेचर होगा केल्विन के अंदर। तो आपको बताऊं कि 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा बनता है 273.16 डिग्री केल्विन। 273.15 डिग्री नहीं है, 273.16 डिग्री केल्विन। क्लियर सारी बातें? गलती मत करना, पहले बताओ एग्जामिनेशन के अंदर। तो ये जो पॉइंट बनता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के नाम से जानते हैं, एग्जामिनेशन में सीधी-सीधी क्वेश्चन के बन जाता है। ठीक है, अब इसकी इंफोग्राफिक्स को समझो। इंफोग्राफिक्स मतलब इसका जो डिटेल मैंने चैटजीपीटी से बनवाया है उसको देखिए। जैसे एक ऐसी कंडीशन है जहां पर हम जब बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम मिलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? संतुलन की अवस्था मिलती है। टेंपरेचर कितना है मैं बता चुका हूं 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, 273.16 डिग्री केल्विन। प्रेशर कितना है? 611 यहां पे पास्कल के हिसाब से, और यहां पे तीनों कंडीशन मिलती है, आइस भी है, वाटर भी, स्टीम भी होती है। इस बात को जरा समझिएगा। ठीक है, तो ये फैक्ट मैंने बता दिया। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, बताओ तो दिक्कत। ठीक है, अरे बोलो ना सब जल्दी से, अरे बोलो आप प्लीज। ठीक है, अब हम देखो ध्यान से समझो, एक क्वेश्चन यहां से बनता है बहुत ही बढ़िया।
क्वेश्चन करके पूछा गया साथियों डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर सेम मास लिक्विड। देखो ध्यान से, मान लो फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक द्रव्यमान दिया जा रहा है, एक देखो एक हमारे पास में एक लिक्विड है जिसे बोलते हैं लिक्विड L1, ठीक है, उसका मास कितना है, उसका मास हमारे पास में m है और डेंसिटी कितनी है, तो डेंसिटी हमारे पास में d1 है। इसका मास कितना है m दिया जा रहा है और डेंसिटी कितनी है d2 है। अब मान लो कि मैं दोनों को मिलाता हूं तो दोनों को मिलाने से मास कितना हो जाएगा साथियों, तो मास तो हमारे पास 2m हो जाएगा। आप समझ गए? अगर मैं मान लो फॉर एग्जांपल कि यहां पे मास m मिलाता हूं और यहां पे मास m मिलाता हूं और दोनों की डेंसिटी कैसी है, अलग अलग है। अब दो डेंसिटी जिनकी अलग अलग है उनको मैंने मिलाया तो मास तो डबल हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में डेंसिटी कितनी हो जाएगी, डेंसिटी बताइए ध्यान से। तो वही क्वेश्चन पूछा गया, देखो ध्यान से, बहुत ही बढ़िया कंफर्म सारी बातें। अब आप ये जानते हैं हम जब बात करते हैं डेंसिटी के बारे में, जरा समझो, देखो बहुत ही प्यारी प्यारी बातें बता रहा हूं। तो डेंसिटी जो होता है साथियों ये बनता है रो, ठीक है, और क्या बनता है साथियों, तो ये बनता है हमारे पास मास अपॉन वॉल्यूम। आप सबको ये बात पता है बहुत ही बड़ी तरीके से कि डेंसिटी का जो फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा, हमारे पास मास अपॉन वॉल्यूम बनेगा। अरे बोलो जल्दी से, बोलो हाँ क्या ना, सही बात है कि नहीं, कोई दिक्कत? अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताना। देखो बहुत प्यारी प्यारी बातें, बहुत प्यारी प्यारी बातें आने वाली, देखो ध्यान से। अब ये बताओ कि अगर हम देखिए बात करते हैं वॉल्यूम के बारे में, तो वॉल्यूम क्या बनेगा, सुनो। देखो अगर मान लो डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी जो होती है ये होती है मास अपॉन वॉल्यूम, सुनो ध्यान से, मास अपॉन वॉल्यूम। तो बताओ कि वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम भैया हमारे पास क्या बनेगा बताओ, तो वॉल्यूम बनेगा साथियों मास अपॉन डेंसिटी। क्या बनेगा, मास अपॉन डेंसिटी बन जाएगी। हमने इस वाले कांसेप्ट को यहां पे समझ लिया कि अगर मैं जब बात करता हूं किसके बारे में, वॉल्यूम के बारे में, तो वॉल्यूम हमारे पास क्या हो जाएगा साथियों, मास इनटू डेंसिटी के नाम से हो जाएगा, है कि नहीं। अब आपको मैं इसी का जो कांसेप्ट है वो यहां पे समझा रहा हूं, देखो ध्यान से। अब मान लो फॉर एग्जांपल कि इसका यहां पे डेंसिटी दी जा रही है d1 और यहां पे डेंसिटी कितनी दी जा रही है d2 दी जा रही है, दोनों को मिला दिया, दोनों को क्या कर दिया साथियों, मिला दिया। सुना ध्यान से, दोनों को मिला दिया। अब कहेंगे सर कि टोटल डेंसिटी कितनी, देखो तो आप कहेंगे सर जो टोटल डेंसिटी होती है, सुना ध्यान से, जो टोटल डेंसिटी होगी क्या बनेगी बताओ जल्दी से। तो टोटल डेंसिटी बनेगी साथियों हमारे पास में टोटल मास मतलब कुल द्रव्यमान कितना है, प्लीज सारी बातें बोलो हाँ। टोटल मास अपॉन में क्या बनेगा बताओ, अपॉन में साथियों बनेगा यहां पे टोटल वॉल्यूम, क्या बनेगा, टोटल वॉल्यूम बनेगा। अब मान लो फॉर एग्जांपल कि इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम v1 है और इसका वॉल्यूम v2 है। क्या हमें यहां पे वॉल्यूम दिया जा रहा है सेम, क्या बताओ जल्दी से, कि हमें यहां पे साथियों जो आयतन है, क्या जो हमारे पास में आयतन है वो हमें बराबर दिया जा रहा है। देखो ध्यान से, मास तो होता है द्रव्यमान और वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम हमारे पास में होता है आयतन। क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन क्या पूछा गया साथियों कि अगर दो लिक्विड जिनका मास सेम है, जिनका द्रव्यमान सेम है और डेंसिटी d1 है d2 है, इनको मिलाया जाता है। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये नहीं बताया ना कि इसका वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम हमें नहीं पता, तो वॉल्यूम को v1 v2 मानेंगे। आप समझ गए छोटी सी बात को, देखो तो टोटल मास कितना हो जाएगा, टोटल मास बनेगा हमारे पास में m प्लस m, लेकिन वॉल्यूम कितना बनेगा, तो वॉल्यूम बनेगा हमारे पास v1 प्लस v2। इतनी सी बात क्लियर हो गई है। अब देखो ध्यान से, डेंसिटी कितनी बनेगी, डेंसिटी को मान लो कितना, d मान दिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2m। अब आपसे क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या मैं v1 को लिख सकता हूं यहां पे m अपॉन d1, सर क्यों लिख सकता हूं, देखो मैं बता चुका हूं वॉल्यूम बेटा बनता है मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है, तो मास हमारे पास में m है और डेंसिटी कितनी है d1 है, लिख सकता हूं ना, हां ठीक है। क्या मैं इसको यहां पे लिख सकता हूं, देखो m अपॉन में d2, प्लीज सारी बातें इसको ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। देखो अब लॉजिकली जरा समझना, हम प्रूव करते हैं। देखो यहां पे 2m हो जाएगा। अब आप बताओ कि ये हमारे पास क्या बनेगा, मैंने m कॉमन निकाल दिया तो ये बनेगा साथियों 1 अपॉन में d1 प्लस के 1 अपॉन में d2, ये तो बनेगा, प्लीज सारी बातें। m से मैंने कैंसिल कर दिया, देखो अब क्या बचेगा, ऊपर बचा हमारे पास में 2, अब नीचे क्या देखो, तो नीचे हमारे पास बनेगा, तो एलसीएम कितना बनेगा, तो एलसीएम बनेगा हमारे पास में d1 d2 और ये बनेगा साथियों यहां पे d1 प्लस के d2, है कि नहीं। आप इसको ऊपर लेके चले जाओगे, तो ऊपर लेके जाओगे तो हमारे पास में जो टोटल डेंसिटी बनेगी ये बनेगी साथियों 2, यहां पे d1 d2 और नीचे बनेगा साथियों d1 प्लस के d2, है कि नहीं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है जो बनके तैयार हो जाएगा। तो आपको बात यहां पे समझ ली है, देखो मैंने प्रूव कर दिया आपके सामने। समझ में छोटी सी बात कि जब यहां पे हम क्या करते हैं साथियों, दो द्रव्य लेते हैं जिनका द्रव्यमान सेम है, लेकिन उनकी डेंसिटी कैसी है, अलग अलग है, उनका घनत्व अलग अलग है, उनका वॉल्यूम भी कैसा अलग अलग है, तो उन दोनों का साथियों जो जोड़ बनता है, जो टोटल डेंसिटी आती है ये बनती है 2d1 d2 अपॉन d1 प्लस d2, जिसमें d क्या हमारे पास में डेंसिटी है। तो मेरे ख्याल से छोटा सा कांसेप्ट आपको अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा और यहीं से ना सीधे सीधे क्वेश्चन आ चुका है, सीधे सीधे क्वेश्चन आ चुका है। कैसे क्वेश्चन आ चुका है, देखिए 2019 में एलपी सिविल 2 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन था, यदि दो द्रव्य, देखो ध्यान से, यदि दो द्रव्य जिनका घनत्व दिया जा रहा है d1 और d2, इनका जो द्रव्यमान कैसा है, सेम है, मतलब इनका जो मास है सेम है, तो बताओ कि इनको मिलाने पर जो मिश्रण का घनत्व होगा, इनको मिलाने पर जो मिश्रण का घनत्व होगा वो क्या हो जाएगा। अभी आपके सामने मैंने प्रूव किया, तो इसका आंसर क्या बनेगा, तो इसका आंसर बनेगा साथियों हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी। अभी मैंने प्रूव किया, देखो है कि नहीं, अभी मैंने प्रूव किया आपके सामने। तो समझ में आ गया कैसे मैंने प्रूव किया था, देखो लॉजिकली आप यहां पे देखो सेम चीज मैंने प्रूव कर दी है। अच्छा एक क्वेश्चन यहां पे देखो ध्यान से, सेम क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका बदल दिया गया। दो द्रव्य जो भार में कैसे बराबर है, देखो ध्यान से। अब आप खुद ही लॉजिकली समझो, जो द्रव्य अगर भार में बराबर है मतलब उनका मास भी बराबर होगा। आप समझ गए, अगर उनको मिलाया जाता है और उनका घनत्व यहां पे ρ1 ρ2 है, तो मिश्रण घनत्व कितना हो जाएगा, मैं बता चुका हूं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आंसर क्या लगा दोगे साथियों, 2d1 अपॉन d1 d2 अपॉन में d1 प्लस d2, है ना। अब क्योंकि यहां पे डेंसिटी ना देके क्या दिया साथियों, ρ दे दिया है, जब ρ दे दिया है तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। आप समझ गए, इसमें आंसर क्या बनेगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। तो आप लॉजिकली समझो कि इसको मुझे प्रूव करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मैं ऑलरेडी इसको प्रूव करके बता चुका हूं। देखो ये प्रूव करके मैं बता चुका हूं, ठीक है। तो ये मैं प्रूव करके बता चुका हूं, गलती मत करना, ठीक है। पहले बता रहा हूं एग्जामिनेशन में सीधे सीधे क्वेश्चन जो बन जाते हैं, इसमें गलती मत करना, ठीक है। आ जाओ, अब देखिए बात करते हैं किसके बारे में साथियों, सापेक्ष घनत्व के बारे में, जिसे बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। अब आप समझो ध्यान से कि जो रिलेटिव डेंसिटी है वो होती क्या है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन के बहुत प्यारा बन जाता है। सुनो, अगर हम देखिए बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में, जिसे क्या बोलते हैं, सापेक्ष घनत्व बोलते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी साथियों होती है, क्या होती है कि दो डेंसिटीज की तुलना की जाती है। देखो जब किसी पदार्थ के घनत्व को और पानी के घनत्व को हम अनुपात निकालते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि हमारे पास में एक स्टील है, अब मैंने क्या किया साथियों, स्टील की डेंसिटी को पानी की डेंसिटी से नापा। अगर स्टील की डेंसिटी ज्यादा होगी तो पानी में डूब जाएगी। तो हम जब डेंसिटी की जो तुलना करते हैं, रेशियो निकालते हैं, क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं साथियों सिंपली भाषा में रिलेटिव डेंसिटी। क्लियर सारी बातें, गलती मत करना, पहले बता रहा हूं, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को साथियों बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। अब आपको छोटा सा पॉइंट देखो ध्यान से, तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला बनता है डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, मतलब किसी भी पदार्थ का जो घनत्व है उसको किससे डिवाइड कर देंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर से। किससे, डेंसिटी ऑफ वाटर से। क्यों, क्योंकि पानी का जो घनत्व होता है हमें फिक्स पता है। तो आप इसको निकालने का फॉर्मूला क्या बनता है, इसको फॉर्मूला बनता है कि पदार्थ का घनत्व, देखो ध्यान से, किसी भी यहां पे पदार्थ का घनत्व इसको किससे डिवाइड किया जाएगा साथियों, तो इसको यहां पे डिवाइड किया जाता है पानी के घनत्व से। किससे, पानी के घनत्व से डिवाइड कर देंगे, उसी को क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। अब छोटा सा पॉइंट यहां पे समझो ध्यान से, जो मैं बता रहा हूं। देखो हम जब बात करते हैं साथियों इसकी किसी प्रकार से कोई भी जो यूनिट वो नहीं होती है। आपसे कुछ बताओ कि क्या इसकी किसी प्रकार से कोई यूनिट होती है, सर नहीं होती। क्यों, इसका रीजन समझो। देखो ये भी डेंसिटी है, ये भी डेंसिटी है, तो डेंसिटी डेंसिटी आपस में कट जाएगी। जब डेंसिटी डेंसिटी आपस में कट जाती है तो इसमें किसी प्रकार से कोई यूनिट नहीं बचती, मतलब इसके पास किसी प्रकार से इकाई होती है। इसके पास क्या होती है, तो सिर्फ और सिर्फ एक संख्या होती है। क्लियर सारी बातें, इसके पास सिर्फ और सिर्फ नंबर होता है, इसके पास में कोई भी जो यूनिट है वो देखने को नहीं मिलेगी। इस बात को जरा समझना, ठीक है, कंफर्म है। अगर आपसे पूछे बताओ कि हम जब बात करते हैं आरडी ऑफ द वाटर, पानी की जो घनत्व कितना मानेंगे, तो पानी का साथियों जो अपेक्षित घनत्व होता है जिसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। तो पानी का साथियों कितना माना जाता है, 1 माना जाता है। क्यों, क्योंकि हर किसी का कंपैरिजन किससे करते हैं, तो हर किसी का जो कंपैरिजन किया जाता है वो पानी से किया जाता है। ये फैक्ट को जरा समझना कि आपसे क्वेश्चन पूछे बताओ कि पानी का जो घनत्व कितना मान लिया जाएगा, तो पानी का साथियों जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो हमारी 1 मान ली जाती है। इस बात को जरा समझिए, ठीक है बेटा। मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करा रहा हूं, आप समझो कि जब तक खत्म होने के बाद बेटा मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। अब जैसे मैंने थ्योरी पढ़ाई थी, अब इस थ्योरी के अंदर मान लो कि क्वेश्चन हमारे एलपी में आ चुका है, उसको मैंने यहां पे प्रूव करवाया ना, भी तो सब करो, टेंशन मत लो, मैंने आपको हर जगह ऐसे ही पढ़ाया हुआ है, ठीक है, डोंट वरी। देखो तो ये हमारे पास में रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है कि जो हमारे पास में रिलेटिव डेंसिटी है जिसको क्या बोलते हैं, अपेक्षित घनत्व बोलते हैं। तो ये दो अनुपात है, ये क्या है, अनुपात है। किसका अनुपात है, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ द वाटर, मतलब किसी भी पदार्थ के घनत्व की अनुपात को किससे लिया जा रहा है, डेंसिटी ऑफ द वाटर से लिया जा रहा है, ठीक है, कंफर्म है। गलती मत करना, पहले बताना चाहता हूं एग्जामिनेशन के अंदर। अब देखो यूनिट क्या होती है इसकी, जैसा आपको मैंने पहले समझाया भी था बहुत अच्छी तरीके से।
कि रिलेटिव डेंसिटी की हम जब बात करते हैं तो इसकी कोई भी जो यूनिट है वो नहीं होती है। क्यों नहीं होती? ये अनुपात होता है, ठीक है। ये एक प्योर नंबर होता है, मतलब इसके पास में सिर्फ संख्या होती है। पानी की जो डेंसिटी होती है वो एक मानी जाती है, कंपन में एक मानी जाती है। अब आप जरा देखो ध्यान से, बहुत बढ़िया। अगर यहाँ पे किसी का घनत्व एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है मतलब पानी से भारी है, और कोई चीज अगर पानी से भारी है साथियों, तो वो पानी में क्या करेगी? डूब जाएगी। आप समझ गए? अगर यहाँ पे किसी का घनत्व कैसा है? एक से ज्यादा आ रहा है, किसी का जो अपेक्षित घनत्व है, जो रिलेटिव डेंसिटी है वो एक से ज्यादा है, इसका मतलब है वो पानी में डूब जाएगी। किसी का अगर अपेक्षित घनत्व एक से कम है, मतलब पानी से हल्का है, पानी से हल्का, तो पानी पे वो तैरेगा, इट फ्लोट्स ऑन द वाटर। क्या ये छोटा सा कांसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया कि कैसे हम जब रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हैं तो रिलेटिव डेंसिटी से चीजें हैं जो निकाली जा सकती है, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे कॉर्क होता है, लकड़ी हो गई, पानी का बर्फ हो गया, इन सबकी जो डेंसिटी है वो एक से ज्यादा, एक से कम है, एक से कम है, देखो ध्यान से। तो इसलिए यहाँ पे लकड़ी है, कॉर्क है, जो पानी की बर्फ होती है, पानी पे तैरती है। लेकिन वहीं पे हम जब बात करते हैं कांच के बारे में, एल्यूमिनियम के बारे में, लोहे के बारे में, मरकरी के बारे में, गोल्ड के बारे में, इन सबकी जो रिलेटिव डेंसिटी है ये एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है मतलब पानी से भारी है, तो पानी में डूब जाती है। वही मैं बता रहा हूं कि अगर रिलेटिव डेंसिटी जो है ये एक से कम है तो पानी पे तैरेगा, और एक से ज्यादा है तो ये पानी में डूब जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कोई भी कांसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो चुका है, कोई गलती आप नहीं करोगे कि ये इसकी कोई भी यहाँ पे यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि अनुपात होता है, ये दोनों के दोनों डेंसिटी का रेशियो है। अब सोचो कि ऊपर भी डेंसिटी है, नीचे भी डेंसिटी है, ऊपर भी क्या डेंसिटी है, नीचे भी डेंसिटी है। अब डेंसिटी डेंसिटी टकराएंगे तो क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। तो किसी भी पदार्थ की घनत्व को हम किससे अनुपात लेते हैं? पानी से अनुपात लेते हैं। तो उससे हमारे पास क्या बनता है? उससे बनता है साथियों हमारे पास में अपेक्षित घनत्व, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं सिंपल सी भाषा में स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसे यहाँ पे क्वेश्चन बहुत प्यारा बन जाएगा एग्जामिनेशन के अंदर। क्या छोटा सा कांसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया बाबू? समझ गए ना कैसे क्वेश्चन बनते हैं? अब देखो सुनो, अब मैं एक चीज बताना चाहता हूं, एक छोटा सा कांसेप्ट जो क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा, सुनो। अब इस क्वेश्चन कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन करने का तरीका देखो, क्या तरीका है? देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या दिया जा रहा है? देखो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, क्वेश्चन को सुनना ध्यान से। तो क्या बोला गया? एक स्प्रिंग तुला का पार्ट है, जब इसको वायु में लटकाया जाता है तो इसका वजन कितना बेटा? इसका वजन होता है 60 न्यूटन, ठीक है। जब इसको पानी में डुबाया जाता है तो उसका भार बदल के कितना हो जाता है? तो भार बदल के हो जाता है 40 न्यूटन। तो बताओ हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है साथियों इसका अपेक्षित घनत्व। क्या निकालना है? अपेक्षित घनत्व निकालना है। अब आपसे मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सुनो ध्यान से। हमें यहाँ पे क्या दिया जा रहा है साथियों? तो हमें दिया जा रहा है यहाँ पे वेट। क्या दिया जा रहा है? वेट दिया जा रहा है। वेट मतलब हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया गया? हमें इस क्वेश्चन में भार दिया गया है कि नहीं? आप देखो ध्यान से, कहां कहां पे दिया जा रहा है? जब ये हवा में लटका हुआ है तो हवा में साथियों इसको बोलते हैं डब्ल्यू इन एयर, ठीक है। और एक बार कहां पे डाला गया? एक बार ये पानी में डुबाया गया, पानी में डुबाया गया तो उसको बोलते हैं साथियों वेट इन दी यहाँ पे वाटर। क्या बोलते हैं? वेट इन दी वाटर बोलते हैं। अब जब भी ऐसी कंडीशन दी जाए, जब भी ऐसी कंडीशन दी जाए, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, तो ऐसी कंडीशन में साथियों जो रिलेटिव डेंसिटी होती है, सुनते चलो ध्यान से, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो हमारे पास में अपेक्षित घनत्व बनता है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? सुन तो, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मूला साथी बनता है डब्ल्यू इन द एयर, मतलब वेट इन द एयर सबसे ऊपर आएगा, ठीक है। इसको माइनस करते हैं, किससे माइनस करते हैं? डब्ल्यू इन द एयर माइनस करना क्या? डब्ल्यू इन द वाटर, मतलब वेट इन द वाटर। तो ये वाला फॉर्मूला हमें याद करना है। क्या याद करना है? कि जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन आ जाए, हमें वेट दिया जाए, भार दिया जाए, भार दिया जाए, और यहाँ पे हवा में हो, पानी में हो, आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा कि भार कहां पर? वायु में, अपॉन में भार वायु माइनस के भार कहां पर? जल में, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, ध्यान से। वेट इन द एयर कितना दिया जा रहा है? ये दिया जा रहा है 60 न्यूटन, देखो 60 न्यूटन, समझ में आ गई? वेट इन द एयर कितना बेटा? 60 न्यूटन है, पानी कितना? 40 न्यूटन हो जाएगा, आप समझ गए? तो हमारे पास में रिलेटिव डेंसिटी कितनी बनेगी? देखो ऊपर हमारे पास में 60 न्यूटन है, नीचे बचा कितना हमारे पास में? 20 न्यूटन, आप समझ गए? न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा? बचेगा हमारे पास में 3। तो इस क्वेश्चन का सत्य आंसर क्या बनता? 3 बनता। और मैं आपको बता दूं, अगर मैं इस फॉर्मूले को नहीं बताता, इस फॉर्मूले को नहीं बताता, क्या करते आप? करते मेरे को यहाँ पे 60 दिया गया, यहाँ पे 40 दिया गया, आप सबके सब क्या करते? 60/40 करते, 60/40 हमारे पास 3/2 होता, और आंसर क्या करते? 3/2, जो कि गलत आंसर है, जो कि गलत आंसर है। तो इसका सही फॉर्मूला जो है हमारे पास में ऑप्शन नंबर किस बनेगा? डी बनेगा, डी नहीं ए बनेगा। तो आप इस वाले फॉर्मूले का यूज करना, बस यही मैं बताना चाहता हूं, ठीक है। अब बताओ सबके सब जो कमेंट में छोटी सी बातें आपको चमकी है कि नहीं चमकी, इतनी सारी बातें यहाँ पे क्लियर है कि नहीं? तो मेरा डेंसिटी का जो कांसेप्ट है वो मैं आपको बता दिया, मतलब हमारी जो डेंसिटी वाली कांसेप्ट है ये भी मैंने आपको समझा दिया। तो हमने को मास पढ़ लिया है, हमने वेट पढ़ लिया है, अब डेंसिटी पढ़ लिया, और डेंसिटी के साथ इससे ज्यादा जो फैक्ट है एग्जामिनेशन में नहीं पूछे गए थे, ये आपको मैं बताना चाहता हूं। अब जो कुछ बोलना चाहते हैं मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, बताइए कि यहाँ की सारी बातें आपको चमकी है कि नहीं चमकी है, यहाँ का जो कांसेप्ट है वो पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ सबके सब जल्दी से कमेंट के थ्रू, ठीक है। अब सुनो, अब देखो बेटा मैं एक चीज बताना चाहता हूं, सुनो नेक्स्ट पॉइंट देखो। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं करूंगा इसकी प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस क्या? देखो प्रैक्टिस कैसे? सुनो, अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी इसकी लास्ट क्लास होगी। अब देखो इसकी बेटा हमारी जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है ये हमारी इसकी लास्ट क्लास होगी। तो लास्ट क्लास के अंदर मैं आपको बेटा कराऊंगा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है। मतलब कल की जो हमारी क्लास होगी तो कल की क्लास के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज कराने वाला हूं, साथ ही साथ आपको मैं यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। और थोड़ा सा हमारे पास में हाई लेवल जो कांसेप्ट है उनको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो हाई लेवल जो हमारे पास में एमसीक्यूज है वो भी मैं कराने वाला हूं, मतलब आपका जो टॉपिक है खत्म हो जाएगा, हमारी जो थ्योरी है खत्म हो चुकी है इस वाले पॉइंट को लेके, मास वॉल्यूम डेंसिटी को लेके। अब जो पढ़ाना क्या आपको, तो मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस है जो नेक्स्ट क्लास में कराने वाला हूं, तो तैयार रहेगा। और यहाँ पे हमारा डेंसिटी वाला जो टॉपिक है साथ कंप्लीट हो जाता है। अब मैं क्वेश्चन के साथ आपको आर्किमिडीज का प्रिंसिपल समझा दूंगा कि आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या होता है, कुछ क्वेश्चन हमारे आर्किमिडीज वाले आते हैं तो वो आप क्वेश्चन के थ्रू कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास में चीजें हो गई है कंप्लीट। अब बताइए जल्दी से मुझे कमेंट के थ्रू क्या यहाँ की सारी बातें चमकी है कि नहीं चमकी, बोलो हाँ यार, क्लियर है? चलो ठीक है। साथ में तो हमारा एएलपी सिविल 2 का जो टॉपिक चल रहा है दैट इज बेसिक साइंस इंजीनियरिंग। और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में भी साथ हमारा टॉपिक है जिस तरह में मास वेट एंड डेंसिटी। देखो हमने मास पढ़ा, वेट पढ़ा, डेंसिटी पढ़ा, लेकिन डेंसिटी के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर वाला कंसेप्ट भी है बाबू। तो प्रेशर वाले कंसेप्ट में क्या बताना चाहता हूँ कि हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी आपकी जब मैं पुराने पेपर देखा था, हालांकि 2024 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 2024 में तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, हाँ 2019 में जब यहाँ पे आपकी एलपी और टेक्नीशियन का जो कंबाइंड पेपर हुआ करता था तब ये दो क्वेश्चन मैंने देखे हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रेशर से भी पूछे गए हैं। तो उस कंसेप्ट को भी आपको मैं डिटेल्स बताता हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मजा आएगा, लिटिल बताऊँ, बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। चलिए तो आप जानते हैं साथियों हमारे एलपी फाउंडेशन बैचेस भी ओपन हो चुके हैं, साथ साथ आपका एलपी सीबी 2 के जो स्पेशल बैचेस में एडमिशन चालू है। यदि आप में से कोई विद्यार्थी ऐसा है या आपका कोई दोस्त ऐसा है जो पढ़ना चाहता है, अपने दोस्तों को बताइए कि इस प्रकार से एक सेक्शन के परिवार पर बेहतर जो कंटेंट वो दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ तक हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस बैच के अंदर, ठीक है बाबू। चलो तो हम देखिए साथियों मास वेट डेंसिटी की बात कर रहे थे, और मास वेट डेंसिटी के अंदर हमारा जो आज का कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा यहाँ पे प्रेशर को लेके कि प्रेशर क्या होता है, और प्रेशर को लेके ही जो फैक्ट होंगे वो सारी मैं बता दूंगा। और फिर हमारे 2019 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे मैं पहले बता चुका हूं कि 2024 में क्वेश्चन नहीं पूछे गए, 2024 में जो एलपी का फेस सेकंड हुआ था, सीबीटी सेकंड हुआ था, क्वेश्चन नहीं आए थे, हालांकि 2019 में क्वेश्चन आए थे। देखो तो हम जब बात करते हैं प्रेशर के बारे में जिसे हम क्या बोलते हैं साथियों यहाँ पे दबाव, आओ समझते हैं कि दबाव क्या होता है। देखो
यहाँ पे जो बात करेंगे दाब के बारे में, दैट इज प्रेशर। तो प्रेशर की बात यहाँ पे जरा समझना, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, मतलब क्या है साथियों, यहाँ पे सीधे सीधे कह रहा है कि प्रति सतह की प्रति इकाई की क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं। तो आप सिंपली भाषा में कह सकते हैं कि जो प्रेशर बनता है ये बनता है हमारे पास में फोर्स अपॉन एरिया। देखो यहाँ पे यूनिट बनती है प्रेशर की। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, बताओ कि जो हमारे सामने बनने वाला प्रेशर होता है, इस प्रेशर को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो प्रेशर को साथियों हिंदी में कहा जाता है दाब। क्या बोलते हैं? दाब बोलते हैं। क्लियर है? अब प्रेशर क्या बनेगा? तो प्रेशर भैया हमारे पास बन जाता है जिसे बोलते हैं फोर्स अपॉन में एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया जो बनता है उसे बोलते हैं प्रेशर। आप जानते हैं फोर्स जो होता है उसे हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में साथियों कहते हैं बल, और एरिया जो बनता है इसको कहा जाता है साथियों क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल बोलते हैं। अब ये बना है हमारे पास में फोर्स अपॉन एरिया। अब नोटिस करना ध्यान से, फोर्स जो निकाला जाता है ये निकाला जाता है किसमें? तो ये निकालते हैं साथियों न्यूटन में, और एरिया जो निकाला जाता है ये निकाला जाता है मीटर स्क्वायर में। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर देखो ध्यान से, तो ये बनेगा हमारे पास में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये तो बनेगा। आप इसको चाहे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जो मीटर को ऊपर लेके जाओगे तो पावर -2 हो जाएगी, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है साथियों इसको क्या बोलते हैं? तो इसी को कहा जाता है पास्कल। क्या बोलते हैं? पास्कल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे बताइए कि इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, तो इसकी एसआई यूनिट जो हो जाएगी उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे पास्कल। क्या बोलते हैं? पास्कल बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो छोटा सा कांसेप्ट है ये आपको मैंने समझा दिया। ठीक है, हमने जब बात की है किसके बारे में? प्रेशर के बारे में। तो प्रेशर का हमारा ये जो कांसेप्ट है समझ आ चुका है कि प्रेशर जो बनता है ये बनता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की जो यूनिट बनती है न्यूटन, और बनता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारे पास में बन जाता है इसे बोलते हैं पास्कल। तो पास्कल किसका यूनिट होता है? कौन सा? प्रेशर का। अब आप ये समझ चुके हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से, देखो लॉजिकली, कि अब आपसे क्वेश्चन देखो बहुत प्यारा बन जाता है कि प्रेशर में ये कैसी प्रॉपर्टी होती है, इंटरनली एक्सटर्नली। देखो तो प्रेशर जो है साथियों वो हमारे फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर फोर्स को बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, अगर फोर्स को बढ़ा रहे हैं, बल को बढ़ा रहे हैं, तो बल के बढ़ाने पर कहीं प्रेशर भी बढ़ जाता है। और जो प्रेशर होता है साथियों, जो दबाव होता है ना, ये हमारे क्षेत्रफल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्षेत्रफल के विकर्ण पाती है। अब इसका मतलब क्या है? अगर आप क्षेत्रफल को कम करोगे तो कहीं ना कहीं प्रेशर जो होता है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा। मतलब अगर क्षेत्रफल कम है तो प्रेशर ज्यादा है, क्षेत्रफल ज्यादा है तो प्रेशर हमारे पास में कैसा है? तो ये हमारे पास दिया जा रहा है इसका बेसिक यूनिट, जो कहीं ना कहीं आप सबने पढ़ा भी होगा। आप एग्जांपल देखो, जैसे पानी वाला पाइप होता था, तो पानी वाली पाइप में हमने इसका यूज भी किया। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि पानी वाला पाइप है, अब पानी वाली पाइप के अंदर यदि आपने एरिया बढ़ा दिया तो एरिया बढ़ाने पर क्या होता है? प्रेशर कम हो जाता है। तो पानी यहाँ पे धीरे धीरे फ्लो करता है, धीरे धीरे पानी यहाँ पे निकलेगा। और आपने क्या किया साथियों? इसी पाइप का जो एरिया है उसे कम कर दिया। कम कैसे कर दिया? आपने पाइप को दबा दिया। अब जैसे आपने पाइप को दबा दिया तो एरिया बढ़ेगा, एरिया कम हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा। जब एरिया यहाँ पे कम हो गया, देखो ध्यान से, जब एरिया यहाँ पे कम हो गया तो एरिया के कम होने से क्या हो सकता है? हमारा जो प्रेशर है वो बढ़ा है, प्रेशर घटा है। देखो तो प्रेशर यहाँ पे सीधे सीधे बढ़ गया। तो एरिया जब कम हुआ तो एरिया के कम होने से कहीं ना कहीं जो प्रेशर है वो यहाँ पे बढ़ चुका है। तो ये छोटा सा कांसेप्ट है जो मैंने बता दिया आपको बहुत ही बड़ी तरीके से, इसमें गलती मत करना। ठीक है, कंफर्म सारी बातें। तो आपको मैंने बताया जो हमारे पास में प्रेशर होता है जिसको क्या बोलते हैं? दाब। क्या बोलते हैं? दाब बोलते हैं। तो ये बनता है हमारे पास में सीधे सीधे क्या? फोर्स अपॉन एरिया है ना, बल बटे क्षेत्रफल बनता है। तो यहाँ पे साथियों बल के हमारे पास में न्यूटन में है, और एरिया क्या साथियों? मीटर स्क्वायर में है। तो ये बन जाएगा हमारे पास में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारे पास क्या कहलाता है साथियों? पास्कल कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में जो बेसिक डेफिनेशन है वो आपको मैंने बता दिया। किसके बारे में? पास्कल के बारे में, प्रेशर के बारे में, प्रेशर के बारे में। ठीक है, तो ये हमने बात यहाँ पे समझी है किसके बारे में साथियों? ये बात हमने समझी यहाँ पे प्रेशर के बारे में। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको मैंने समझा दिया प्रेशर के बारे में। आ जाओ अब आते हैं इसकी यूनिट को लेके। देखो सबसे मस्त क्वेश्चन जो बनता है कि भैया इसकी यूनिट क्या क्या हो जाएंगी, और इसकी यूनिट के साथ क्वेश्चन बनता है इसके फॉर्मूले को लेके। आप देखो समझो, तो जैसा मैंने बताया भैया प्रेशर जो बनता है ये बनता है फोर्स अपॉन एरिया, है कि नहीं? फोर्स बनता है किसमें? न्यूटन में। एरिया बनता है हमारे पास मीटर स्क्वायर में। तो ये बनेगा साथियों हमारे पास में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या कहलाता है साथियों? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहलाता है पास्कल। क्या कहलाता है? पास्कल कहलाता है। ये तो बेसिक डेफिनेशन हमने पढ़ ली है। ठीक है, अब देखो मुद्दा बनता है इसके डायमेंशनल फॉर्मूले को लेके, इसके विमीय सूत्र को लेके, कि ये बता दो कि भैया इसका जो डायमेंशन होगा, इसका जो विमाई होगी, विमाई मतलब हम जब बात करते हैं विमीय सूत्र के बारे में, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? तो प्रेशर का हम जब विमीय सूत्र निकालेंगे, देखो फोर्स किसमें निकालते हैं साथियों? तो फोर्स बनता है हमारे पास में mLT-2, ये हमारे पास फोर्स होता है। अगर आपको नहीं पता मैं बता दूं साथियों, बल का जो विमीय सूत्र बनता है ना ये बनता है हमारे पास में mLT-2। ठीक है, इसका जो डायमेंशन बनता है किसका? बल का, ये बनता है हमारे पास में mLT-2। और साथ ही साथ हम जब बात करते हैं एरिया के बारे में, तो एरिया हमारे पास हो जाएगा L स्क्वायर। अब ये बताओ कि इसमें से कैंसिल करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो एक L में से एक L यहाँ पे कैंसिल बचेगा, बचेगा यहाँ पे क्या? सिर्फ L। अब इस L को ऊपर लेके जाओ, है कि नहीं? अब जैसे इसको ऊपर लेके जाओगे तो हमारे पास में इसका एक डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बनेगा हमारे पास? देखो साथियों बनेगा m L की पावर -1 T की पावर -2, और ये क्या साथियों? तो ये हमारे पास में प्रेशर का डायमेंशन है। क्या है? प्रेशर का डायमेंशन। क्या इतनी सी बात यहाँ पे क्लियर हुई है कि प्रेशर का जो डायमेंशन होता है वो कैसे निकाला जाएगा, किस तरह से निकाला जाएगा? तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने बता दी। अब आपको ये सब बात समझनी है कि प्रेशर जो होता है हमारा सबसे ज्यादा किस पर डिपेंड करता है। देखो तो प्रेशर जो सबसे ज्यादा डिपेंड करता है साथियों वो डिपेंड करता है हमारे किस पर? दो चीजों पर, तो एरिया पर, और दूसरा किस पर डिपेंड करता है? फोर्स पर डिपेंड करता है। अब यहीं से क्वेश्चन के बन जाते हैं। जैसे आप नोटिस करना, बहुत बड़ी तरीके से बता रहा हूं, सुनो सुनो, आप नोटिस करना कि लड़कियों की जो सैंडल होती है ना वो टूट जाती है। कभी तुमने सुना है कि यहाँ पे लड़कों का जूता टूटता है? कभी सुना ऐसा? नहीं सुना ना? लड़कियों की सैंडल टूट जाती है कि लड़कों का जो जूता होता है वो फट जाता है। दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों एक जैसे नहीं होते, दोनों अलग अलग होते हैं। अब कहेंगे सर लड़की की सैंडल क्यों टूट जाती है, इसमें रीजन क्या है? तो इसमें रीजन ये होता है, देखो ये सैंडल की हम जब बात करेंगे तो सैंडल के अंदर यहाँ पे एरिया कैसा है? आप कहेंगे सर इसका जो एरिया है कैसा है? बहुत ही ज्यादा कम है। सही बात है कि नहीं? जब एरिया कम है तो सिंपल सी बात है प्रेशर कैसा बनेगा यहाँ पे? तो प्रेशर बनेगा यहाँ पे ज्यादा। अब प्रेशर ज्यादा तो सैंडल क्या होती है? टूट जाती है। समझ गए छोटी सी बात। वहीं पर हम जब बात करते हैं लड़कों के जूतों के बारे में, देखो तो लड़कों के जूते का ये जो एरिया है, ये जो एरिया है वो कैसा? बताओ तो ये जो एरिया साथी वो बहुत ही ज्यादा है, बोलो हाँ या ना? अब एरिया अगर ज्यादा है तो बताओ कि प्रेशर कैसा होगा? तो ये प्रेशर यहाँ पे बनेगा बहुत ही ज्यादा कम। अब जब प्रेशर बहुत कम बनेगा तो क्या होगा यहाँ पे? क्या जूता टूटने वाला है? नहीं, तो जूता टूटता नहीं है, जूता यहाँ पे फट जाता है। तो ये लॉजिक समझ के कि कहां पर चीजें टूट जाती है, कहां पर चीजें फट जाती हैं। तो ये मैंने जो कांसेप्ट समझा दिया कि कहां पर चीजें टूट जाती है, कहां पर चीजें फट जाती हैं, ये बात आप समझो। अब जैसे हम बात करते हैं किसके बारे में? रेगिस्तान के जहाज के बारे में। तो रेगिस्तान का जहाज किसे बोलते हैं? घोड़े को बोलते हैं या फिर ऊंट को बोलते हैं? किसको यहाँ पे रेगिस्तान का जहाज कहा जाएगा? देखो लॉजिक से बात करिए, आप घोड़े को देखो तो घोड़े का जो एरिया है ये कैसा है? तो एरिया यहाँ पे कम है तो प्रेशर कैसा बनेगा? ये प्रेशर यहाँ पे ज्यादा बनेगा। और ये रीजन होता है कि जब घोड़ा यहाँ पे रेगिस्तान पे चलता है, रेगिस्तान के जहाज के, अगर हम रेगिस्तान की बात करते हैं तो जब यहाँ पे डेजर्ट में जब जो घोड़ा चलता है ना तो घोड़ा चलते 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 होता क्या साथियों? रेगिस्तान की धूल के अंदर धंस जाता है। जैसे रेगिस्तान में जो धूल मिट्टी होती है आपने फील किया होगा, तो रेगिस्तान की धूल मिट्टी के अंदर ये जो घोड़ा है अपने पांव को धंसा देता है। तो धंसा देता है, इसका रीजन क्या है? रीजन बड़ा सिंपल सा भैया, एरिया कम है, एरिया कम है तो प्रेशर कैसा बनेगा? ज्यादा बनेगा। और प्रेशर ज्यादा बनेगा तो क्या होगा? इसके पांव यहाँ पे जमीन में धंस जाएंगे। एक सेकंड में, हाँ ठीक है। देखो तो आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पे एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा है। अब प्रेशर ज्यादा तो होता क्या साथियों? जब ये जमीन पे चलता है तो इसके पांव यहाँ पे जमीन में धंस जाते हैं। अभी जब पांव जमीन में धंस जाएंगे, मतलब पांव जमीन में बड़ी आसानी से गड़ जाएंगे तो ये चल नहीं पाएगा। वहीं पर हम जब बात करते हैं ऊंट के बारे में, देखो तो आप नोटिस करना कि क्यों यहाँ पे जो ऊंट होते हैं, कैमल्स होते हैं, वो रेगिस्तान में डेजर्ट में बहुत आसानी से चल पाते हैं। रीजन क्या है? रीजन सिर्फ एक है कि भैया आप इनके एरिया को देखो, इनका एरिया कैसा है? तो इनका एरिया देखो यहाँ पे ज्यादा है। सिंपल सी बात है, अगर एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कैसा पड़ेगा? तो प्रेशर यहाँ पे कम पड़ेगा। अब प्रेशर कम पड़ेगा इसका मतलब है कि बड़ी आसानी से रेगिस्तान में चल पाएंगे। आप समझ लो लॉजिक क्या है? तो यही रीजन है साथियों, किसे यहाँ पे कहते हैं रेगिस्तान का जहाज, तो जहाज बेटा कहते हैं किसको? यहाँ पे ऊंट को। सारा का सारा जो कांसेप्ट है किसका? प्रेशर का। आप लोगों ने बात और नोटिस की बहुत ही बढ़िया कि हम अक्सर यहाँ पे प्रेशर को बढ़ाने के लिए या प्रेशर को यहाँ पे घटाने के लिए एरिया को बढ़ा देते हैं। तो जहाँ पर एरिया बढ़ जाएगा, जहाँ पे क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, वहां पर ऑटोमेटिकली प्रेशर की वैल्यू जो होती है वो क्या कम हो जाती है। ठीक है, तो ये छोटा सा कांसेप्ट समझ के गलती करना, पहले बता रहा हूं एग्जामिनेशन में सीधी सीधी फैक्ट है जो बन जाता है। ठीक है, तो ये हमने बात यहाँ पे समझ ली बहुत ही बड़े तरीके से। अब आप देखो सबसे मेन कांसेप्ट जो बनता है वो यही बनता है कि भैया प्रेशर का टेंपरेचर का क्या रिलेशन बनता है। देखो अब प्रेशर का टेंपरेचर का जो रिलेशन होता है वो किस पर डिपेंड करता है, मैं इस बात को जरा समझाने वाला हूं, सुनते चलना। बहुत प्यारी प्यारी बातें हैं जो एग्जामिनेशन में जानने को मिलेंगी कि प्रेशर का टेंपरेचर का क्या रिलेशन है। आओ जरा यहाँ पे देखो,
देखो भैया सुनो कि हम देखिए जब बात करते हैं तो प्रेशर का और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है जो होने वाला है कि देखो आपको मैं बताऊं साथियों, प्रेशर जो होती है हमारे पास पी होती है और टेम्परेचर जो है उसे बोलते हैं टी। ठीक है, कंफर्म है। अब ये जो प्रेशर और टेम्परेचर जो होता है ये डिपेंड करता है किस पर्टिकुलर से, तो ये हमारा देखो डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है साथियों सीधे सीधे वॉल्यूम पर। किस पे डिपेंड करता है? वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। सुनते चलना ध्यान से कि प्रेशर और टेम्परेचर यहाँ पे किस पे डिपेंड करेगा, तो प्रेशर और टेम्परेचर यहाँ पे डिपेंड करता है वॉल्यूम पर। किस पे डिपेंड करता है? वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। मतलब ये यहाँ पे किस पे डिपेंड करेगा साथियों, तो ये यहाँ पे डिपेंड करता है आयतन पर। सर आयतन पे कैसे डिपेंड करता है, इसको बताओ जल्दी से। देखो तो ये जो हमारे पास में प्रेशर और जो टेम्परेचर है ये सीधे सीधे डिपेंड करता है किस पर, देखो तो डिपेंड करता है हमारे पास में किस पर, आयतन पर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, सुनते चलना ध्यान से। अगर ये पॉइंट आप समझ गए तो यकीन माने आपने बहुत कुछ नया यहाँ पे सीख लिया। आओ जरा बोर्ड पे देखो ध्यान से। देखो सबके सब बोर्ड पे समझना, बेटा बहुत प्यारी प्यारी बात बता रहा हूं। सबसे पहले हम कंडीशन लेते हैं कि वॉल्यूम कैसा है, तो वॉल्यूम देखिए साथियों यहाँ पर है कांस्टेंट। कैसा है? कांस्टेंट है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहली वाली कंडीशन के बारे में, तो सबसे पहली वाली कंडीशन, एक सेकंड बेटा। देखो तो सबसे पहली वाली कंडीशन को जरा समझना कि पहली वाली कंडीशन कौन सी है, तो पहली वाली कंडीशन बेटा हमारे पास में ये है कि यहाँ पर जो वस्तु दी जा रही है जिसका आयतन कैसा है, जिसका वॉल्यूम कैसा है, तो जिसका वॉल्यूम साथियों हमें दिया गया कांस्टेंट। कैसा दिया गया? कांस्टेंट दिया गया। क्लियर सारी बातें। तो पहली वाली कंडीशन ये बनती है कि हमारे पास में जो प्रेशर है, सुनो हमारे पास में जो प्रेशर है वो यहाँ पे कैसा दिया जा रहा है, वॉल्यूम कैसा दिया जा रहा है, कांस्टेंट दिया जा रहा है। सर वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब क्या है? देखो बहुत प्यारी बात बताओ। आप जैसे मुझे ये बताओ कि कुकर है, सुनो सुनो कुकर है, अब कुकर की कैपेसिटी कितनी है? अगर कहेंगे सर कुकर की कैपेसिटी 5 लीटर की है, तो आप ये बताओ कि क्या इसकी कैपेसिटी में किसी प्रकार से बदलाव हो रहा है? नहीं हो रहा। आप चाहे तो यहाँ पे गर्म करने से पहले या गर्म करने के बाद इसकी वॉल्यूम कितनी रहने वाली है? 5 लीटर रहने वाली है। ऐसा तो नहीं है कि कुकर को गर्म करने से पहले इसकी कैपेसिटी यहाँ पे 2 लीटर की थी और गर्म करते 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 कुकर फैलता चला गया और बाद में इसकी कैपेसिटी यहाँ पे 10 लीटर की होगी। ऐसा हुआ क्या बाबू? नहीं हुआ ना। मतलब इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है? 5 लीटर। 5 लीटर कैसा फिक्स है। क्लियर सारी बातें, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो हाँ या ना, सही बात है। अगर मैं अर्थ की बात करता हूं देखो, तो मान लीजिए कि अर्थ की यहाँ पे जो दूरी है हमारी पृथ्वी से लेके यहाँ पे कोर तक की, मतलब पृथ्वी के सरफेस से लेके पृथ्वी का जो कोर पड़ता है, जो सबसे अंदर वाला हिस्सा है, मान लो कि इसकी टोटल दूरी यहाँ पे 6400 किलोमीटर की है। मान लो फॉर एग्जांपल, वैसे तो थोड़ी बहुत बदलती रहती है, पोल्स पर अलग होती है, इक्वेटर पर अलग होती है, मतलब ध्रुवीय क्षेत्र में अलग होती है, भूमध्य रेखा क्षेत्र में अलग होती है, लेकिन मैंने क्या बताया एवरेज मान लो। ठीक है, अब मान लो फॉर एग्जांपल कि पृथ्वी की यहाँ पे जो दूरी है पृथ्वी की सतह से लेके पृथ्वी के केंद्र तक की, जिसे बोलते हैं सेंटर तक की, वो कितनी हमारे पास में 6400 किलोमीटर की है। अब मुझे इतना बता दो जल्दी से, क्या ऐसा होता है कि आज पृथ्वी की दूरी यहाँ पे 6400 किलोमीटर की है तो 3 दिन बाद ये दूरी बढ़ के 12000 हो जाएगी? अच्छा 4 दिन पहले 2000 की थी, ऐसा था क्या? नहीं था ना। आप कहेंगे सर कि पृथ्वी की सतह से लेके पृथ्वी के केंद्र की जो दूरी रहती है ये बिल्कुल कांस्टेंट है, इसमें किसी प्रकार से कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। आप समझ गए? मतलब आप ये कह सकते हैं कि दोनों कंडीशन के अंदर जो वॉल्यूम है वो कैसा है? कांस्टेंट है। समझ गए? वॉल्यूम में किसी प्रकार से बदलाव नहीं होगा, वॉल्यूम हमारा कैसा है? स्थिर रहेगा। तो वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब कैसा है साथियों? तो वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब होता है कि वॉल्यूम हमारे पास में कैसा है? स्थिर है। ठीक है, ऐसी कंडीशन जब आती है तो इस कंडीशन में याद रखना, हमेशा याद रखना बाबू, हमेशा ये क्वेश्चन बनेंगे कि प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के समानुपाती होता है। तो प्रेशर जो होता है साथियों ये यहाँ पे समानुपाती है किसके? तो ये यहाँ पे समानुपाती होता है टेम्परेचर के। किसके? टेम्परेचर के। मतलब जो दाब होगा ये यहाँ पे समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है किसके? तो ये यहाँ पे प्रोपोर्शनल है साथियों तापमान के। बस इतना सा फैक्ट आप यहाँ पे समझो और ये कंडीशन बड़ी मजेदार बन जाती है कि मतलब जब यहाँ पे क्या कांस्टेंट है? जब यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब देखो आप जब यहाँ पे प्रेशर कुकर को गर्म करते हैं, सुनना ध्यान से, जब प्रेशर कुकर को गर्म करते हैं तो कुकर को गर्म करने पर लगातार प्रेशर बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। तो जितना ज्यादा तापमान बढ़ाओगे, जितना ज्यादा तापमान को बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा यहाँ पे प्रेशर बनेगा, है कि नहीं? तो बताओ कि तापमान और प्रेशर कैसे समानुपाती विकमानुपाती? तो तापमान और प्रेशर यहाँ पे प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? आप कहेंगे सर यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, मतलब एक दूसरे के समानुपाती है। कितनी सी बात यहाँ पे क्लियर हो गई है? समझ में छोटी सी बात। तो इस कंडीशन में टेम्परेचर और प्रेशर एक दूसरे के कैसे यहाँ पे प्रोपोर्शनल है। अच्छा अगर आप जैसे पृथ्वी की सतह की बात करते हैं तो जैसे जैसे आप पृथ्वी की सतह के नीचे आते हैं, सुनो ध्यान से, जैसे जैसे आप पृथ्वी की सतह के नीचे आते हैं तो ये बताओ कि हमारा टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है? तो टेम्परेचर भी बढ़ जाता है और साथ ही साथ जो प्रेशर है वो भी हमारे क्या होता है? बढ़ता रहता है। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आओगे, जैसे जैसे आप ऊपर की सतह से नीचे की तरफ जाओगे तो वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ेगा और वैसे वैसे हमारा प्रेशर भी बढ़ेगा। आप समझ गए? तो टेम्परेचर प्रेशर एक दूसरे के समानुपाती विकमानुपाती है। तो आप कहेंगे सर टेम्परेचर और प्रेशर एक दूसरे के समानुपाती है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। आप समझ गए? तो दोनों कंडीशन की बात मैंने बता दी कि दोनों कंडीशन के अंदर टेम्परेचर और प्रेशर एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है। ये कंडीशन कब बनती है? जब यहाँ पे वॉल्यूम हमारे पास में फिक्स होता है, जब वॉल्यूम हमारे पास में कांस्टेंट होता है। तो ये कंडीशन में पहली वाली समझिए। अब दूसरी कंडीशन देखो ध्यान से। देखो जब यहाँ पे वॉल्यूम कैसा बनेगा, तो जब वॉल्यूम साथियों जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं, जैसे हिंदी में बोलते हैं आयतन, जब हमारे पास में आयतन कैसा हो जाए, तो जब हमारे पास में आयतन साथियों हो जाए वेरिएबल, कैसा हो जाए? वेरिएबल हो जाए। वेरिएबल का मतलब होता है कि वेरिएबल मतलब अस्थिर हो जाए। अब इसका मतलब ये है कि हमारा जो वॉल्यूम है ये बढ़ता भी है और कभी कभी घटता भी, दोनों कंडीशन हो सकती है। क्योंकि अस्थिर का मतलब से बढ़ता नहीं होता है, अस्थिर का मतलब यहाँ पे घटना भी होता है। देखो अब जैसे हम बात करते हैं हमारे वायुमंडल के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में, सुनो सबसे अच्छी कंडीशन क्या बनती है इसकी? तो सबसे अच्छी कंडीशन साथियों बनती है एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर मतलब जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं भैया? जैसे हिंदी में बोलते हैं वायुमंडल। क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। अब लॉजिकली समझना कि वायुमंडल जो बनता है हमारा ये बहुत सारी गैसों के मिलने से बनता है, बहुत सारी गैसों की पट्टी होती है। सबसे नीचे पाई जाती है ट्रोपोस्फियर जिसको क्षोभमंडल कहते हैं, इसके ऊपर पाई जाती है स्ट्रेटोस्फियर, फिर यहाँ पे पाई जाती है मेसोस्फियर, फिर यहाँ पे मिलती है थर्मोस्फियर और लास्ट में साथियों पाई जाती है जिसे बोलते हैं एक्सोस्फियर। तो इन सभी परतों के मिलने से हमारी वायुमंडल का जो निर्माण हो जाता है। हमने पढ़ा हुआ है, सब बिल्कुल पढ़ा हुआ है कि हमारी वायुमंडल के अंदर ये सारी परतें हैं जो बनेंगी और इन परतों को एक साथ क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहते हैं, जिसमें टोटल हमारे पास में 5 परतें हैं। अब लॉजिकली बताओ, देखो ये गैस है। अब गैस के बारे में पढ़ा होगा कि हम जब गैस को बढ़ाते हैं या गैस के तापमान को बढ़ाते हैं तो गैस हमारी क्या होती है? गर्म हो जाती है। सही बात है भैया। अब गर्म गैस का जो डेंसिटी होगी, गर्म गैस की जो घनत्व होता है वो हल्की होती है, भारी होती है। तो होता क्या भैया? आप गैस को गर्म करते हैं तो गैस हमारी हल्की हो जाती है। अब हल्की होने का मतलब क्या? उसकी डेंसिटी बढ़ गई है, डेंसिटी कम हो गई है, डेंसिटी कम हो गई है। अब डेंसिटी जब कम हो जाएगी तो वो गैस कहां जाएगी? ऊपर की तरफ जाएगी। इसका मतलब जानते हो क्या कि हल्की गैस हमेशा कहां जाती है? ऊपर की तरफ बढ़ती है। मतलब वो गैस हमेशा कहां बढ़ेगी? ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो जहां पे हल्की गैस है, जहां पे गर्म गैस है वो ऊपर जाएगी और जो भारी गैस होती है, जो ठंडी गैस होती है वो कहां आती है? नीचे की तरफ आती है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा। अब आप समझो कि इस वाली कंडीशन में क्या बनेगा जब वॉल्यूम हमारे पास में वेरिएबल हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के कैसा साथियों? तो एक दूसरे के विकमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या छोटा सा पॉइंट समझ गए? जहां पे टेम्परेचर ज्यादा वहां पे प्रेशर कैसा है? कम, और जहां पे प्रेशर कम है वहां पे टेम्परेचर कैसा होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये छोटा सा पॉइंट आप समझ गए, गलती मत करना, पहले बताना, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, बहुत बहुत प्यारा पॉइंट है। देखो जैसे आप एग्जांपल समझो, मैं अगर देखो पृथ्वी की बात करता हूं, देखो तो हमारी पृथ्वी के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स बनेंगे। जैसे मान लो कि ये हमारे पास एक पॉइंट है, देखो जरा समझते चलना बेटा बोर्ड पे प्लीज, क्योंकि बहुत सारी बातें बताते चलो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लो कि ये हमारे पास में पॉइंट है जिसे बोलते हैं इक्वेटर। आप इक्वेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं भैया? हिंदी में से बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं। आप सबने पढ़ा होगा है ना गारंटी से। और ये देखो हमारे पास में पोल पॉइंट होता है जिसे बोलते हैं नॉर्थ पोल। यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है साथियों और हमारे पास में दिया जा रहा है जिसे बोलते हैं साउथ पोल। अब आप लॉजिकली बताओ मुझे जल्दी से, देखो कि यहाँ पे टेम्परेचर कैसा है भैया? यहाँ पे टेम्परेचर है हाई टेम्परेचर, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होता है? ज्यादा होता है। अच्छा नॉर्थ पोल पे कैसा कम होगा? तो यहाँ पे होगा साथियों हमारे पास में लो टेम्परेचर, बोलो जल्दी से, टेम्परेचर कम होगा। अच्छा साउथ पोल दिया जा रहा है, दक्षिण ध्रुव दिया जा रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होगा? तो यहाँ पे भी साथियों जो टेम्परेचर है ये भी हमारे पास कैसा होगा? लो टेम्परेचर होगा। आप समझ गए? तो नॉर्थ पोल पे साउथ पोल पे टेम्परेचर बहुत कम होगा। लेकिन हम जब बात करते हैं इक्वेटर के बारे में तो इक्वेटर पे टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई होगा, तापमान हाई होगा। अब मैंने क्या बताया देखो कि आप जब भी बात करते हैं
एटमॉस्फेयर की, तो प्रेशर और टेंपरेचर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, है कि नहीं? अब बताओ, अगर यहाँ पे हाई टेंपरेचर है तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर बनेगा साथियों? तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास में लो प्रेशर। कितनी सी बात यहाँ पे क्लियर हो गई है? अरे बोलो ना सब, यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, सब बिल्कुल बनेगा। अगर यहाँ पे लो टेंपरेचर है तो कौन सा प्रेशर बनेगा साथियों? तो बनेगा हमारे पास में उच्च दाब, जिसे बोलते हैं हाई प्रेशर, ठीक है? अच्छा, जहाँ पे टेंपरेचर लो है वहाँ पे कौन सा प्रेशर बनेगा? तो वहाँ पे बनेगा उच्च दाब, जिसे बोलते हैं हाई प्रेशर। हाई प्रेशर मतलब उच्च दाब बोलते हैं। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनो ध्यान से। देखो, आपको जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना पड़ेगा कि हमेशा जो एयर होती है, देखो हमेशा जो हवा बहती है वो कहाँ से कहाँ चलती है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है। तो हवा बेटा हमेशा चलती है कहाँ से? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो हमेशा हवा कहाँ से कहाँ चलती है? हमारी पृथ्वी पे जो हवा का चलना होता है बढ़िया तरीके से, वो कहाँ से कहाँ जाती है? तो वो चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अब मुझे जरा ये बता दो कि हाई प्रेशर कहाँ पे बना है? हाई प्रेशर को बना है उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर, दो जगह पर हाई प्रेशर है, बिल्कुल भैया। अच्छा, लो प्रेशर कहाँ पर है? तो लो प्रेशर बना हमारे भूमध्य रेखा पर। इसका मतलब जानते क्या है? इसका मतलब ये है कि पृथ्वी पर हवा की चलने की जो दिशा है ये हमेशा कहाँ से कहाँ रहती है? तो पृथ्वी पे साथियों हवा की चलने की जो दिशा होती है ये हमेशा ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ होती है। मतलब हवा हमेशा कहाँ से कहाँ चलती है? तो हमेशा हवा जो चलती है साथियों वो चलती है फ्रॉम दी पोल्स टू इक्वेटर। मतलब ध्रुवों से कहाँ पे चलेगी? ध्रुवों से चलती है साथियों यहाँ पे रेखा की तरफ। कौन सी रेखा की तरफ? भूमध्य रेखा की तरफ। क्या ये छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो गया? आपको कितनी सारी बातें बता दी मैंने, कितनी प्यारी प्यारी बात बता दी कि भैया हवाएं कहाँ से कहाँ चलती है। तो ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है कि आपको मैंने मैकेनिकल फिजिक्स में बता दिया, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसी तरह से क्वेश्चन पूछेंगे, बताओ कि दिन के समय हवाएं कहाँ चलती हैं और रात के समय हवा कहाँ से कहाँ चलती है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रात के समय कभी भी समुद्र में नहीं जाना चाहिए, रात के समय समुद्र में नहीं जाना चाहिए, आपको लहरें अंदर और अंदर और अंदर लेके जाती हैं। इसके पीछे लॉजिक है बाबू, क्या लॉजिक है वो मैं बताने वाला हूं, देखो ध्यान से। देखो भैया, अब आप जरा लॉजिक समझना। देखो, दिन का समय साथियों, एक तरफ हमारे पास में जमीन है और एक तरफ हमारे पास पानी है। अच्छा, मैं एक चीज बताना चाहता हूं, सुनो। जो जमीन होती है, जमीन जिसे हम बोलते हैं लैंड मास, वो जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा भी हो जाता है। लेकिन हम जब पानी की बात करते हैं तो पानी ना तो जल्दी गर्म होता है ना ही जल्दी ठंडा होता है। पानी को पूरा दिन लगता है गर्म होने में और पूरी रात लग जाती है ठंडा होने में। आप समझ में क्या रहा हूं? तो पानी की जो ऊष्मा धारिता होती है वो बहुत धीमी होती है, मतलब हीट कैपेसिटी बहुत धीमी होती है। पानी ना तो जल्दी गर्म होता है और पानी ना ही जल्दी यहाँ पे ठंडा होता है। ये आपको फैक्ट यहाँ पे समझना पड़ेगा, ठीक है? ये लॉजिकल फैक्ट है जो मैं बताना चाहता हूं, ठीक है? ये सारी बातें अब आप लॉजिकली यहाँ पे समझो, ध्यान से समझना, बहुत प्यारी प्यारी की बात बता रहा हूं। अब देखो, यहाँ पे जमीन है और यहाँ पे हमारे पास पानी है, यहाँ पे जमीन है, यहाँ पे पानी है। दिन के समय की बात करते हैं तो जमीन और पानी में से कौन ज्यादा गर्म हो जाएगा? देखो, आप ये जमीन का टेंपरेचर ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है, जबकि पानी का टेंपरेचर कैसा रहेगा? कम रहेगा कंपैरिजन में। अब आप मुझे बताओ कि अगर यहाँ पे जमीन ज्यादा गर्म है, जमीन ज्यादा गर्म है, हाई टेंपरेचर है, तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर बनेगा? ये लो प्रेशर बनेगा। बोलो जल्दी से, समझो ध्यान से। और यहाँ पे टेंपरेचर कम है तो कौन सा प्रेशर बनेगा? हाई प्रेशर बनेगा। ये भी मैं समझा चुका हूं कि भैया प्रेशर टेंपरेचर कैसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं। अब हवाएं कहां से कहां चलती हैं? तो हवाएं चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो दिन में हवाएं कहां से कहां चलेगी? तो दिन में भैया हवाएं चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर। मतलब दिन के समय साथियों जो हवाएं चलेंगी वो चलती है समुद्र से कहां पर? जमीन की तरफ। अभी बताओ, जिस दिशा में हवाएं चलेंगी, जिस दिशा में हवाएं चलती हैं, क्या उसी दिशा के अंदर, क्या उसी डायरेक्शन में साथियों यहाँ पे करंट बनती है, धाराएं बनती है, वेव बनती है? बिल्कुल बनती है। तो आप कहेंगे सर कि दिन के समय जो समुद्री हवाएं चलती हैं तो उनमें जो यहाँ पे वेव बनती है वो कहां बनती है? जमीन की तरफ बनती है। मतलब जो समुद्र से आने वाली लहरें होती हैं वो जमीन की तरफ जाती है, वो जमीन की तरफ इंसान को फेंकती है। तो दिन के समय होता क्या कि जो नाव होती है ना वो ऑटोमेटिकली कहां की? जमीन की तरफ आ जाती है। अब आते हैं रात के समय। देखो, अब रात का जो केस है थोड़ा सा उल्टा है। उल्टा कैसे? सुनो, मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे जमीन जल्दी गर्म भी होती है, जल्दी ठंडी भी हो जाती है। तो रात के समय क्या होगा? सुनो, तो रात के समय साथियों यहाँ पे जमीन का टेंपरेचर हो जाएगा कम, जबकि पानी यहाँ पे दिन भर गर्म हुआ है तो पानी का टेंपरेचर कैसा रहेगा? हाई रहेगा, ज्यादा रहेगा। सही बात है कि नहीं? अब ये बताओ, अगर पानी का टेंपरेचर ज्यादा है तो वहां पे कैसा प्रेशर बनेगा? तो वहां पे भैया बनेगा लो प्रेशर। और जमीन का टेंपरेचर कम है तो वहां पे कौन सा प्रेशर बनेगा? हाई प्रेशर। और मैं बता चुका हूं हवाएं कहां से कहां चलती है, तो हवाएं चलती है हमेशा हाई प्रेशर से कहां पर? लो प्रेशर की तरफ। तो जो हवाओं का चलना होता है ना, हवाएं जो मूव करती है, तो हवाओं का साथियों चलना जो होता है ये होता है हाई प्रेशर से कहां पर? लो प्रेशर की तरफ। अब आप देखो, समझ पाओगे कि जिस डायरेक्शन में हवाएं चलेंगी, जिस दिशा में हवा चलेंगी, उसी दिशा में क्या बनती है? यहाँ पे धारा बनती है कि नहीं? तो आप नोटिस करो साथियों कि जिस डायरेक्शन के अंदर हवा चलने वाली है, क्या उसी डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे जलधारा बनेगी? सब बिल्कुल बनेगी। इसका मतलब जानते हैं क्या? मतलब क्या है कि रात के समय जो समुद्र की लहरें बनती है वो समुद्र के अंदर जाती है, समुद्र से बाहर जाती है। देखो, रात के समय साथियों जो लहरें बनती है वो जमीन से समुद्र की तरफ जाती है। यही रीजन होता है कि रात के समय यदि कोई व्यक्ति लहरों में फंस जाए या लहरों में फंस के रह जाए तो वो समुद्र के अंदर और अंदर और अंदर और अंदर जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि रात के समय साथियों चलने वाली हवा की जो दिशा होती है खासकर समुद्री क्षेत्रों में ये जमीन से समुद्र की तरफ चलती है। क्यों चलती है? ड्यू टू दी प्रेशर डिफरेंस, ड्यू टू दी टेंपरेचर डिफरेंस। क्या ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ के बोलो हां या ना? जल्दी बताओ मुझे प्लीज कमेंट के अंदर, क्या इतने सारे कॉन्सेप्ट आपको पहली बार यहाँ पे क्लियर हो गए कि कैसे ये चीजें हमारी चीजें डिपेंड करती हैं? जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन फर्स्ट। ठीक है, क्लियर सारी बातें। तो हमने इतना सारा फैक्ट यहाँ पे समझ लिया कि क्या क्या चीजें यहाँ पे होती हैं। देखो ध्यान से, अब देखिए हम बात करते हैं किसके बारे में? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। देखो, अब ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना ये बड़ा मजेदार है। देखो बड़ा सुनना ध्यान से कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाता हूँ, वो देखो ध्यान से। देखो एक सेकंड ना, देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है इसको भी जरा समझ लो, बहुत प्यारी प्यारी बातें मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो ध्यान से, हम देखिए जब बात करते हैं साथियों किसके बारे में? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। आपको मैं एक बस छोटा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं साथियों? जिसको हिंदी में बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय, ठीक है? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं साथियों? वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। देखो, अब ये जो हमारे पास में एटमॉस्फेरिक प्रेशर आया है ना, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता क्या है? हैव अ लुक ऑन दिस। देखो, आपको ये पता है कि हमारी पृथ्वी है, सब बिल्कुल सी बात है, हमारी पृथ्वी दी जा रही है। अब हमारी पृथ्वी के ऊपर ना बहुत सी परतें हैं। देखो ना से, हमारी पृथ्वी यहाँ पे दी जा रही है। अरे रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। देखो, हमारी यहाँ पे पृथ्वी दी जा रही है, आप समझ गए? देखो, ये हमारे पास में अर्थ है जिसको हम क्या बोलते हैं साथियों? हमारी प्यारी सी पृथ्वी बोलते हैं। बोलो हाँ। अब आपको ये पता है कि हमारी पृथ्वी अकेली नहीं है, हमारी पृथ्वी के ऊपर चारों तरफ यहाँ पे परतें मिलती हैं जिसे बोलते हैं वायुमंडल की परतें मिलती हैं। अब इस वायुमंडल की परतों की मैं जब बात करूंगा, देखो तो यहाँ पे हमारे पास में बहुत सारे लेयर्स हैं वायुमंडल की। देखो, तो हमारे पास में लेयर है, ये पहली लेयर है, ये सेकंड लेयर है, ये थर्ड लेयर है, यहाँ पे फोर्थ लेयर है और ऊपर 5 लेयर है। तो हमारे पास में देखो लेयर्स बनती हैं। अब मैं पहले एक एक करके आपको सारी सारी लेयर समझा देता हूँ, बोर्ड पे देखते चलना ध्यान से। एग्जामिनेशन में जो फैक्ट है वो यहाँ से बनेंगे, बहुत प्यारे प्यारे फैक्ट बनते हैं, ठीक है? आ जाओ देखो, तो हमारे पास में लेयर्स है और इन लेयर्स के जो नाम है ये एटलीस्ट पता होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले साथियों बनने वाली लेयर है जिसे बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। तो सबसे नीचे जो मिलने वाली लेयर होती है इसको क्या कहा जाता है साथियों? इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। फिर हमारे पास में लेयर है जिसे बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं। फिर यहाँ पे साथियों लेयर बनती है और इसे बोलते हैं मीजोस्फियर, ठीक है? अब देखो, ये जो हमारे पास लेयर है इसके दो नाम होते हैं, एक होता है साथियों जिसे बोलते हैं थर्मोस्फियर, ठीक है? और इसी को हम एक नाम दिया जिसे बोलते हैं आयनोस्फीयर। क्या बोलते हैं? आयनोस्फीयर बोलते हैं। या तो थर्मोस्फीयर कर दो या फिर हम क्या बोलते हैं? आयनोस्फीयर बोलते हैं। और लास्ट में साथ यहाँ पे मिलने वाली लेयर होती है जिसे बोलते हैं एक्सोस्फीयर। फेयर का मतलब होता है यहाँ पे परत। क्या होता है? परत होता है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, अब ये जो ट्रोपोस्फीयर है ना, इसके हिंदी नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि भैया इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। देखो, तो इसको हिंदी में एक नाम दिया जिसे बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल बोलते हैं। आपसे पूछेंगे बताओ कि सबसे ज्यादा जो वायुमंडल में परिवर्तन होता है कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में होता है। यहाँ पे साथियों बनने वाली परत है बोलते हैं समताप मंडल। क्या बोलते हैं? समताप मंडल बोलते हैं। मतलब यहाँ पे टेंपरेचर जो रहता है कांस्टेंट रहता है। फिर हमारे पास में साथियों मध्य मंडल है। मध्य मंडल मतलब बीच की जो परत है वो मिलेगी, है ना? फिर यहाँ पे साथियों मिलने वाली मंडल है जिसे बोलते हैं आयन मंडल। क्या बोलते हैं? आयन मंडल बोलते हैं। आयन मंडल समझ गए कि यहाँ पे आयन मिलेंगे, इसी को साथियों यहाँ पे गर्म मंडल भी कहा जाता है। तो दोनों के दोनों नाम बता दिए आपको, ठीक है? मतलब यहाँ पे
आयन मिलती है और गर्म परत होती है, और सबसे लास्ट में साथियों मिलने वाली परत है जिसे बोलते हैं बहिमंडल। क्या बोलते हैं? बहिमंडल बोलते हैं, मतलब ये सबसे लास्ट वाली परत है। अब हम जरा समझना ध्यान से, देखो बहुत प्यारी प्यारी बात है। अगर मान लो कि इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, इसका एरिया A3 है, इसका एरिया A4 है, और यहाँ पे साथियों एरिया A5 है, ठीक है। अब जरा समझना एक बात और, मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लगने वाला प्रेशर P1 है, यहाँ पे लगने वाला प्रेशर P2 है, यहाँ पे P3 है, यहाँ पे साथियों P4 है, और सबसे लास्ट में जो प्रेशर है वो P5 है। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, बस ये बताओ मुझे जल्दी से कि यहाँ पे जो डायरेक्शन क्या रहेगी। देखो आप नोटिस करना साथियों, ये जो प्रेशर है ये नीचे काम करेगा, P2 भी कहां पे काम करेगा? नीचे काम करेगा, P3 भी नीचे काम करेगा, P4 भी नीचे काम करेगा, और P5 भी नीचे काम करेगा। आप समझ गए छोटी सी बात को? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आपको मैं एक फैक्ट बताता हूं, देखो सुनो ध्यान से। देखो आप जानते हैं साथियों प्रेशर जो बनता है ये बनता है फोर्स अपॉन एरिया, है ना। देखो एरिया जो सबसे कम किसका है? A1 का। A1 का एरिया बहुत कम है, मतलब आप कहेंगे सर एरिया का जो A1 का एरिया वो बहुत कम है। अब आप लॉजिकली जरा समझिएगा, प्रेस करना। देखो यहाँ पे जो फोर्स है A5 पे जो लगने वाला फोर्स होगा वो सिर्फ इस वाली लेयर पे काम करेगा। लेकिन आपको बताओ कि सर हमारे पास में जो थर्मोस्फेयर है, जो बीच वाली परत है जिसे बोलते हैं आयनमंडल, यहाँ पे दो फोर्स काम करेंगे, एक तो उसका बल काम करेगा, एक ऊपर से लगने वाला बल काम करेगा। सही बात है, मतलब फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब जैसे मैं यहाँ पे मेसोस्फीयर पर आता हूँ जिसे बोलते हैं मध्यमंडल पर, तो मध्यमंडल पे देखो इसका खुद का प्रेशर है, ऊपर से इसके ऊपर थर्मोस्फीयर का प्रेशर है, ऊपर से यहाँ पे बहिमंडल का प्रेशर है, तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा, तीन तीन परतों का प्रेशर है। इसी तरह से हम जब बात करते हैं स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में, खुद का प्रेशर भी है और ऊपर से तीन तीन परतों का प्रेशर भी है, और सबसे लास्ट में आते हैं किस पर? ट्रोपोस्फीयर पर। तो ट्रोपोस्फीयर पर सबसे ज्यादा प्रेशर लगता है। क्यों लगता है ये प्रेशर? क्योंकि इसमें खुद का प्रेशर तो है और ऊपर से चार चार परतों का प्रेशर भी काम करेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, बताओ कि सबसे अधिक यहाँ पे दबाव कहां पर है, सबसे अधिक प्रेशर कहां पर है? देखो तो सबसे ज्यादा जो प्रेशर बेटा काम करता है कहां पर काम करता है? वो काम करता है छोमंडल पर। लॉजिक क्लियर है? तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, बताओ कि किस परत पर यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर काम करता है? किस परत पर साथियों यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर काम करेगा? यहाँ पे बोलते हैं अधिकतम दाब, ठीक है। तो सबसे ज्यादा साथियों जो प्रेशर काम करता है ये काम करता है किस पर? ट्रोपोस्फीयर पर। यस बेटा गौतम, जो मैंने वीडियोस दी आपको वीडियो दी है दैट इज मोर देन यूजफुल, क्योंकि वो बेसिक कवर करेंगे सारा का सारा और उसके बाद की प्रैक्टिस में कराने वाला आपको, ठीक है। हां क्योंकि देखो बेटा मैंने आपको वही वीडियो दी है जो मैंने एज पर सिलेबस पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो वही वीडियो है और उसकी फिर प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग, तुमसे प्रैक्टिस करने वाली है। जैसे ये टॉपिक हमारे जो है वो वाला टॉपिक का मैं पूरा पढ़ा दिया आपको, है ना। मास डेंसिटी वॉल्यूम हमारा टॉपिक था, हीट एंड टेंपरेचर हमारा तो मैंने पढ़ा दिया आपको। तो जो बेसिक है वो आप वहां से कवर कर लो, वो पूरा कवर हो जाएगा। बाकी प्रैक्टिस में आपको मैं बहुत आराम से कराऊंगा, प्रैक्टिस में शुरू कर देना, डोंट वरी, ठीक है। अब बताओ क्या दिक्कत है? देखो ये हमने बात समझ ली, अधिकतम प्रेशर यहां से आ जाता है, मैक्सिमम प्रेशर हमारा यहां से आ जाता है, ये हमने बात यहां पे समझ ली है। देखो अब आप देखो कि मिनिमम प्रेशर कहां पे बनेगा। तो सर ये जो हमारे पास बहिमंडल है, तो यहां पे हमारे पास में कौन सा प्रेशर है? तो यहां पे साथियों हमारे पास बनेगा जिसे बोलते हैं मिनिमम प्रेशर। क्या बोलते हैं? मिनिमम प्रेशर बनेगा, मतलब सबसे कम जो प्रेशर है वो कहां पर है? बहिमंडल पे है, वो हमारे एक्सोस्फीयर पर है। तो ये हमने लॉजिकली इस बात को समझ लिया कि कैसे हमारे पास में वायुमंडलीय दाब बनता है। तो सबसे ज्यादा प्रेशर और सबसे कम प्रेशर कहां पर है, इसके पीछे का जो लॉजिक था वो आपको मैंने बता दिया। अब आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, देखो ध्यान से, कि पास्कल जो होती है वो तो बेसिक यूनिट होती है, लेकिन पास्कल के अलावा हम जब बात करते हैं तो प्रेशर को नापेंगे कैसे? तो प्रेशर सबसे ज्यादा कहां पर है बेटा? तो प्रेशर सबसे ज्यादा होता है सतह पर। कहां पर होता है? सतह पर। मतलब अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा प्रेशर कहां पर है, तो सबसे ज्यादा बेटा प्रेशर जो है वो है सरफेस पर। कहां पर है? सरफेस पे, मतलब हमारी पृथ्वी की जो सतह होती है ना वहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर है जो कार्य करता है। लॉजिक क्लियर है? समझ गए क्यों है, किस कारण से? वो आपको मैंने सारी सारी बातें बता दी है। अब आप दो तीन बात को और देखो। देखो तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जिसे बोलते हैं वायुमंडलीय दाब, इसको सबसे पहले यहाँ पे जो निकाला जा रहा है वो निकाला जा रहा है वॉन यूरिक के द्वारा। देखो तो यहाँ पे व्यक्ति है जिनका नाम है वॉन यूरिक, तो वॉन यूरिक ने सबसे पहले यहाँ पे वायुमंडलीय दाब जिसे बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसकी कैलकुलेशन की है। और उन्होंने बताया था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ये सबसे ज्यादा कहां पे काम करेगा? तो ये सबसे ज्यादा साथियों काम करता है देखो ये सबसे ज्यादा काम करता है कहां पर? हमारी सरफेस के ऊपर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज्यादा कहां पे काम करेगा? तो सबसे ज्यादा बेटा काम करता है हमारी सरफेस के ऊपर जिसे बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आपको मैं छोटा सा पॉइंट को बताना चाहता हूं। देखो यहाँ पे निकालने के तरीके होते हैं। जैसे हम बात करते हैं एक पास्कल के बारे में, तो एक पास्कल हमारा बनता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जैसे मैं बता चुका था आपको, सुनो ध्यान से, कि हमारे पास में जो एक पास्कल होता है, एक पास्कल जो होता है ये बनता है हमारे पास में 1 न्यूटन पर हमारे पास में मीटर स्क्वायर, ये बनता है। अब देखो यहाँ पे हम जब बात करते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट है जिसे बोलते हैं 1 बार। क्या बोलते हैं? 1 बार। अब 1 बार में कितने न्यूटन, कितने पास्कल है? तो 1 बार में साथ होते हैं 10 की पावर 5 यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब पास्कल। अब सुनना ध्यान से, देखो एक बनता है जिसे बोलते हैं 1 बार, तो 1 बार में साथ बनता है 10 की पावर 5 यहाँ पे पास्कल। अब आप लॉजिकली समझना ध्यान से, तो क्या मैं इसको 10 की पावर 5 यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकता हूं? सब बिल्कुल लिख सकता हूं। देखो तो हमारे पास में जो 1 बार होता है उसको मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये ठीक है। अब जो क्वेश्चन बनता है कहां से बनता है? 1 मिलीबार से। कहां से बनता है? मिलीबार से। अब लॉजिकली देखो ध्यान से, अगर मैं कहता हूं साथियों 1 MB मिलीबार, देखो मिलीबार मिलीबार कैसे करते हैं? तो 1 मिलीबार का मतलब क्या है? ठीक है 10 की पावर -3 बार। आप समझ के छोटी सी बात, आप लॉजिकली जरा समझना कि 1 मिलीबार का मतलब क्या हो जाएगा? तो 1 मिलीबार होता है साथियों 10 की पावर -3 बार, क्योंकि मिली का मतलब यहाँ पे 10 की पावर -3 होगा। देखो यहाँ पे कर दिया 10 की पावर -3 और 1 बार की वैल्यू कितनी है? तो 1 बार की वैल्यू थी 10 की पावर 5 पास्कल, तो यहाँ पे कर देंगे 10 की पावर 5 और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया साथियों? पास्कल लिख दिया। आप समझ के छोटी सी बात। अब देखो जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, बोलो हां या ना? तो सही बात है। जब पावर को ऐड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 10 की पावर 2 और यहाँ पे क्या बचा साथियों? हमारे पास बचेगा यहाँ पे पास्कल। क्या बचा? पास्कल बचा। क्लियर सारी बातें? तो आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत प्यारा बन जाता है कि सर 1 मिलीबार यहाँ पे 10 की पावर 2 पास्कल होता है। देखो ये लिखा हुआ है 10 की पावर 2 पास्कल, वरना आप लोग ये कहते हैं सर कि 1 मिलीबार का मतलब होता है 10 की पावर -3 यहाँ पे MB। ये भी सही है और ये दोनों सही है। तो पास्कल की हम जब बात करते हैं तो कितना बनता है? 10 की पावर 2 पास्कल बनता है। क्या इतना सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो छोटी मोटी बात नहीं बता रहा बेटा, ये कॉन्सेप्ट ऐसा करना नहीं, करते कॉन्सेप्ट तो इससे पहले बच्चों को नहीं पता होता है, ठीक है। तो प्लीज इस बात को समझो क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो यहाँ से एज इट इज बन जाते हैं, ठीक है। कंफर्म है? अब देखो हम जब बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को साथियों यहाँ पे मापन करने के लिए, मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है जिसे बोलते हैं क्या? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को साथियों यहाँ पे मेजर करने का यंत्र होता है जिसे बोलते हैं बैरोमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जिसे बोलते हैं वायुमंडलीय दाब, कि कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कितना नहीं है, उसको कैसे मेजर करेंगे? तो उसको मेजर करने का यहाँ पे जो डिवाइस होता है, जो यंत्र होता है उसको क्या बोलते हैं? बैरोमीटर। क्या बोलते हैं? बैरोमीटर बोलते हैं। और यही वो यंत्र होता है जिसके माध्यम से हम प्रेशर को यहाँ पे मेजर भी कर पाते हैं, ठीक है। इस बात को जरा समझना। अब होता है क्या कि बैरोमीटर की 3 रीडिंग्स होती है। 3 रीडिंग्स कौन कौन सी होती है? देखो अगर बैरोमीटर की रीडिंग एकदम से नीचे गिर जाए, एकदम से क्या हो जाए? नीचे आ जाए, इसका मतलब होता है कि वहां पर आंधी आने वाली है, वहां पे भयंकर तूफान आने वाला है। आपने नोटिस किया होगा कि गर्मियों के मौसम में अक्सर यहाँ पे आंधी आने से पहले हवा बिल्कुल शांत हो जाती है, चारों तरफ यहाँ पे शांति छा जाती है। आप बोलते नहीं है ये तूफान के आने से पहले की शांति है। तो तूफान के आने से पहले की शांति का मतलब क्या है? तो तूफान के आने से पहले की शांति का मतलब होता है कि यहाँ पे जो बैरोमीटर है साथियों उसकी रीडिंग एकदम से क्या होगी? डाउन हो गई है। जब रीडिंग एकदम से डाउन हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? तूफान के आने की संभावना, आंधी तूफान के आने की संभावना। देखो जब बैरोमीटर की रीडिंग एकदम से धीरे-धीरे ऊपर जाती है, मतलब धीरे-धीरे गिरती है, मतलब पहले थोड़ी गिरी, फिर और गिरी, फिर और गिरी, फिर और डाउन हो गई। जब बैरोमीटर की रीडिंग धीरे-धीरे डाउन होती है तो इसका मतलब होता है कि वहां पे वर्षा होने की संभावना होती है। और जब बैरोमीटर की रीडिंग धीरे-धीरे ऊपर जाती है, धीरे-धीरे ऊपर चलती है, तो हमारा जो मौसम रहता है कैसा रहता है? साफ रहता है। तो ये हम ना बैरोमीटर के थ्रू बता सकते हैं कि यहाँ पे बताइए कि कैसे मौसम का अंदाजा है जो बैरोमीटर के थ्रू लगा सकते हैं। तो ये कांसेप्ट जो है आपको मैंने समझा दिया बैरोमीटर के बारे में।
ठीक है, तो ये बात हमने यहाँ पे समझ ली है। तो देखो ये हमारे साथ प्रेशर का जो कांसेप्ट है वो यहाँ पे दिया जा रहा था हमारे सिलेबस में, थोड़ा बहुत प्रेशर वाला कांसेप्ट। तो प्रेशर वाला कांसेप्ट भी आपने समझा दिया बहुत ही बड़े तरीके से। अब देखो मुझे हेडेक नहीं है किसी को लेके, मुझे हेडेक नहीं है साथियों कि आपके एग्जामिनेशन में क्या क्या कांसेप्ट पूछा सकते हैं, तो मैंने सारे कांसेप्ट समझा दिया। चलो अब मैं बेटा इसकी वैसे क्लास आज लेने वाला था कौन सी एमसीक्यूज वाली, तो एक हम लास्ट क्लास लेंगे इसकी एमसीक्यूज की, और लास्ट क्लास के अंदर हमारा जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मतलब वैसे ये टॉपिक हमारा तो मैंने बता दिया, मतलब मैंने तो क्वेश्चन देखे थे 2019 में, तो वो मैंने बता दिया, कांसेप्ट बता दिया। अब हम सिर्फ एक प्रैक्टिस क्लास करेंगे। तो आपकी मास वॉल्यूम डेंसिटी, तो इसके साथ हमारी लास्ट क्लास होने वाली है। कल हमारी लास्ट क्लास होगी, और लास्ट क्लास के अंदर मैं सिर्फ एमसीक्यूज कराऊंगा आपको, और कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम बेहतरीन क्वेश्चन कराऊं, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मिलते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे कवर करा दूंगा। ठीक है, तो कल हमारा ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा, और आपको मैंने आज बहुत सी बातें जो एडिशनल बता दी है। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। कारिश भैया आपके सामने हूँ, बहुत ही बढ़िया हमारे आज के बीएससी के सेशन के साथ में। तो मेरे सभी छोटे भाई बहनों का स्वागत है हमारे बीएससी के प्यारे से सेशन के अंदर। देखिए, तो आपको मैं बता दूं साथियों कि एलपी सीबीटी 2 के लिए हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की। और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के अंदर हमने देखिए सबसे मास पढ़ा है, वेट पढ़ा है, डेंसिटी पढ़ा है, और इसकी जो मैंने बेसिक थ्योरी थी प्लस इसके जो क्वेश्चन रिपीट हुए थे हमारे एग्जामिनेशन में वो मैंने करा दिए। तो उसी के आसपास के जो क्वेश्चन है वो आपके दोबारा से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब आज क्या पढ़ेंगे हम लोग, मैं आपको आज का सेशन पहले क्लियर करता हूं। देखो, तो आज साथियों मैं आपको कराऊंगा यहाँ पे बेहतरीन क्वेश्चन, मतलब हम जब बात करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में, तो आज आपको मैं साथियों यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन कराने वाला हूं किसके बारे में, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर, और किस टॉपिक की, मास वेट डेंसिटी के। हालांकि मैंने मास वेट डेंसिटी के जो प्रीवियस क्वेश्चन थे वो मैंने टॉपिक के साथ ही पढ़ा दिए थे कि मास के क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, वेट के क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, डेंसिटी वाले क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक थे जो मिसलेनियस टाइप के थे। तो मैंने साथियों यहाँ पे जो 10 एमसीक्यूज है वो निकाले हैं। 10 एमसीक्यूज मतलब 10 ही बचे हैं, 10 ही बचे हैं, इससे पहले के जितने क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। तो बेहतरीन 10 एमसीक्यूज मैं आपको कराने वाला हूं आज, और इसके थ्रू साथियों आपका जो कांसेप्ट है उसका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मैं ये आज की क्लास लेने वाला हूं, प्लस इससे पहले वाले जो क्वेश्चन कराए उनको देख लीजिएगा, इससे ऊपर कुछ नहीं है, मतलब इतना कर लोगे आपके पूरा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। भैया 10 क्वेश्चन करेंगे तो क्या ये हमारी क्लास बहुत छोटी होने वाली है? देखो ये क्लास एप्रोक्सीमेटली छोटी रहेगी, लगभग आधे घंटे के आसपास की रहेगी। हम जितना उसको पढ़ेंगे तो आधे घंटे में खत्म कर दूंगा, क्योंकि ज्यादा लंबा चीज मेरा मतलब है नहीं। ठीक है, लेकिन हाँ इतना पढ़ लोगे इतना रिवीजन कर लोगे आपका सारा का सारा काम हो जाएगा, और उसके बाद साथियों हम फिर नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की प्यारी सी क्लास को। आप जानते हैं कि टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन हमारी जो सिलेक्शन की एप्लीकेशन है वही है, एकमात्र एप्लीकेशन जहां पे आपको सिलेक्शन डे और टेस्ट रैंकिंग दोनों एक साथ मिलने वाली है। आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, पिछले 5 साल तक के जो सारे मॉक टेस्ट है आपको यहाँ पे फ्री मिलने वाले हैं, ई बुक्स फ्री मिलने वाली है। और यदि आप यहाँ पे टारगेट करना चाहते हैं रेलवे के सभी एग्जामिनेशन को, तो हमारे रेलवे फाउंडेशन बैच में, और आपके ऐसे दोस्त जो अभी तक हमारे साथ इस बैच में नहीं जुड़े हैं, तो आप जुड़ सकते हैं साथियों हमारे साथ एलपी सीबीटी 2 के साइंस एलपी सीबीटी 2 के बीएससी स्पेशल बैच में, जहां पे कंप्लीट बेसिक साइंस इंजीनियरिंग को मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की प्यारी सी क्लास को। और ये टॉपिक हमारा जो होने वाला है ये होने वाला है साथियों मास वेट और डेंसिटी का। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे कि जो हमारे एग्जामिनेशन में प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे गए। अब मैं ना कुछ कंसेप्ट बताऊंगा आपको धीरे धीरे, और कॉन्सेप्ट के साथ आप यहाँ पे सारी चीजों को समझना। ठीक है, बहुत लॉजिकली बताऊंगा। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है, पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से। एक बर्तन के नीचे यहाँ पे पारा है, एक बर्तन के नीचे को पारा है। ठीक है, और उसके ऊपर यहाँ पे तेल है, दोनों की डेंसिटी दी जा रही है। देखो यहाँ पे जो पारा है उसकी डेंसिटी है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और हम जब बात करते हैं तेल के बारे में इसकी डेंसिटी दी जा रही है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या बोला गया देखो ध्यान से कि एक तैरता सामान गोले का आधा आयतन पारे में है और आधा आयतन यहाँ पे तेल में डूबा हुआ है, तो गोले का जो घनत्व है वो क्या हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है साथियों, एक वेसल है जिसके पास में मरकरी भी है बॉटम के अंदर, और यहाँ पे तेल है जिसकी डेंसिटी दी जा रही है कहां पर, टॉप पर है। इसका हाफ ऑफ द वॉल्यूम जो है साथियों होमोजेनियस स्फीयर का, होमोजेनियस स्फीयर का मतलब होता है कि एक जैसा स्फीयर है वो कहां पर आधा तेल में है आधा मरकरी में है, उसकी डेंसिटी हमें निकालनी है। अब आप जरा समझो कि ये सारा का सारा जो क्वेश्चन है ना वो डायग्राम से सॉल्व हो जाएगा। देखो मान लो फॉर एग्जांपल बेटा एक सेकंड रुक जाना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है। देखो यहाँ पे इसमें क्या बोला, देखो आधा आधे की बात करते हैं। आधा मतलब देखो इसका आधा जो है वो हमारा मरकरी से भरा पड़ा है। देखो आधा जो है वो मरकरी से भरा पड़ा है, और आधे में यहाँ पे क्या साथी तेल है। अब आप लॉजिकली समझो ध्यान से कि आधे में क्या भरा पड़ा है बताओ, तो मैंने बताया कि आधे के अंदर यहाँ पे मरकरी है, देखो आधे में मरकरी भर दो। ठीक है, और हम जब बात करते हैं तो आधे में क्या, देखो आधे में तेल है, सुनो तो आधे में यहाँ पे ऑयल है, देखो तेल भरा पड़ा है। एक सेकंड, क्या सीन है इसका भैया, देखो आदमी में तेल है। अब यहाँ पे गोला दिया गया, देखो हमें क्या दिया जा रहा है, स्फीयर दिया जा रहा है। अब स्फीयर की बात यह है कि जो स्फीयर है वो आधा तो कहां पर तेल में है, आधा कहां पर मरकरी में, ये दिया जा रहा है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन दिया गया। देखो यहाँ पे साथियों हमारे पास में ऑयल है जिसकी डेंसिटी कितनी दी जा रही है, जिसकी डेंसिटी दी जा रही है 0.8 यहाँ पे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये तो क्वेश्चन बोला गया। यहाँ पे देखो साथियों क्या दिया जा रहा है, मरकरी दी जा रही है, मरकरी मतलब पारा दिया जा रहा है जिसकी डेंसिटी है 13.6 यहाँ पे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब क्वेश्चन क्या बोला गया कि ये जो हमारे पास में गोला है, ये जो गोला है, ये जो स्फीयर है, अब ये स्फीयर आधा मरकरी में है और आधा किसमें, तेल में, इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी। तो लॉजिकली समझो ध्यान से कि इसका आधा है तो एवरेज होगा, ये आधा दिया जा रहा है तो एवरेज हो जाएगा। तो मैं पूछूं बताऊं कि यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द स्फीयर क्या होगा, डेंसिटी ऑफ द स्फीयर क्या होने वाली है, ये जो गोला है इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी। तो आप लॉजिकली जरा समझना बहुत ही बढ़िया ध्यान से कि आप कहेंगे सर यहाँ पे डेंसिटी ऑफ मरकरी प्लस में डेंसिटी ऑफ ऑयल, अगर आप इन दोनों का एवरेज ले लोगे तो एवरेज निकालने पर हमारी कहने की स्फीयर की डेंसिटी आ जाएगी। समझिए छोटी सी बात, क्यों, क्योंकि इसका एवरेज तो है, आधा ऊपर है आधा नीचे है, एवरेज है, सिंपल सी बात है। तो हमारे पास डेंसिटी ऑफ स्फीयर क्या बनेगा बताओ, तो डेंसिटी स्फीयर हमारा बनेगा यहाँ पे देखो मरकरी कितना दिया जा रहा है, मरकरी दिया जा रहा है 13.6, यहाँ पे ऑयल कितना साथियों 0.8, और नीचे कितना हो जाएगा हमारे पास में 2 हो जाएगा। आप सॉल्व करोगे इसको तो ये बनेगा हमारे पास में कितना दिया, तो ये बनेगा हमारे पास में 14.4, 14.4 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा हमारे पास में 7.2। तो इसकी जो डेंसिटी बनेगी कितनी बनेगी साथियों, डेंसिटी बनेगी 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ऑप्शन सी रहेगा आंसर। तो पहले वाले क्वेश्चन का लॉजिक हो गया, कोई दिक्कत इसके अंदर, तो कमेंट के अंदर। ठीक है, आप समझ गए कि पहले वाले क्वेश्चन का लॉजिक क्या था। ऐसा क्वेश्चन देखो हमारे एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है 2019 में। मैं पहले बताऊं 2019 से क्वेश्चन सारे और बहुत ही गजब क्वेश्चन है। 2024 में कोई लेवल था ही नहीं, कोई लेवल नहीं था। देखो बताओ किसी भी द्रव्य का जो घनत्व होता है वो ताप बढ़ाने पर, ये पूछा गया साथियों द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग टेंपरेचर। ओहो क्या पूछा गया, देखो कि डेंसिटी ऑफ द, ये पूछा गया साथियों डेंसिटी ऑफ द लिक्विड यहाँ पे इंक्रीज करा दो, तो डेंसिटी ऑफ द इंक्रीज डैश विद द इंक्रीजिंग टेंपरेचर। तो हम जब बात करते हैं साथियों बताओ कि डेंसिटी यहाँ पे टेंपरेचर बढ़ाने पर बढ़ती है घटती है, इस बात को जरा समझना बहुत ही बढ़िया। देखो आप लॉजिक समझो, देखो लॉजिक सुनो, लॉजिक क्या है, मैं आपको छोटा सा पॉइंट बताना चाहता हूं, आप लॉजिक जरा समझो। देखो आप जब यहाँ पे टेंपरेचर को बढ़ाते हैं, तो आप जब यहाँ पे टेंपरेचर को साथियों क्या करेंगे, यहाँ पे बढ़ा देंगे, तो टेंपरेचर को बढ़ाने पर साथियों जो वॉल्यूम होता है ना, तो वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ता मतलब जो यहाँ पे किसी भी यहाँ पे पदार्थ का जो आयतन होगा, तो आयतन भी क्या होगा, बढ़ेगा। आप समझ गए, जैसे पानी है तो पानी यहाँ पे उबलेगा तो पानी का एक्सपेंशन होगा, अगर पानी को गर्म करें तो पानी सिकुड़ेगा, पानी फैलेगा, पानी फैलेगा तो कोई भी चीज फैलती है। अब कोई भी चीज फैल रही है इसका मतलब क्या है कि उसका यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ेगा। अब आप ये जानते हैं जो डेंसिटी होती है वो क्या बनती है साथियों, तो डेंसिटी बनती है मास अपॉन वॉल्यूम। अब लॉजिक समझो ध्यान से कि अगर यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, अगर यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम के बढ़ने पर क्या होगा, तो डेंसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि डेंसिटी जो होती है किसी भी द्रव्य का जो घनत्व होता है ये ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा या ताप बढ़ाने पर घटेगा। तो आप लॉजिकली यहाँ पे आंसर क्या लगा सकते हो, तो इसका सत्य आंसर जो बनेगा साथियों ये बनेगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा साथियों, ताप बढ़ाने पर घट जाता है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्लियर सारी बातें, तो ताप बढ़ाने पर इसकी जो डेंसिटी होती है क्या डिक्रीज हो जाती है। तो किसी भी द्रव्य का जो घनत्व होता है, किसी भी द्रव्य का जो घनत्व होता है ये ताप के बढ़ाने पर क्या होगा, घटेगा। कॉन्सेप्ट क्या है ये मैंने समझा दिया।
ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ये है कि आप जब टेंपरेचर को बढ़ाते हैं तो टेंपरेचर को बढ़ाने पर जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, मतलब आयतन जो होता है बढ़ जाता है, आयतन बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है हमारी डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, गलती मत कीजिएगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखो ध्यान से, किसी पदार्थ का एक पिंड, किसी भी पदार्थ का जो एक पिंड है जिसका घनत्व हमें कितना दिया जा रहा है, डी दिया जा रहा है, जिसकी डेंसिटी यहाँ पे डी दी जा रही है, उसको एक पी घनत्व वाले द्रव्य में डालने पर पूर्णतः डूब जाता है। देखो सुनना ध्यान से, अब क्या बोला गया, आप लॉजिकली जरा समझने का प्रयास करना कि किसी पदार्थ का जो पिंड है, किसी पदार्थ के पिंड है जिसकी डेंसिटी यहाँ पे डी दी जा रही है, अगर उसको पी घनत्व वाले द्रव्य में डालने पर वो पूर्णतः डूब जाता है तो क्या होगा। आपको ये पता होगा कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो हमेशा कहां जाती है, नीचे जाती है। अब आप बताओ जल्दी से कि अगर हम बात करेंगे जरा समझना, जिसकी डेंसिटी डी है वो क्या हो रहा है, वो यहाँ पे डूब जाता है। सुनो, वो यहाँ पे डूब जाता है, डूब जाता है मतलब वो यहाँ पे सिंक कर जाता है कि नहीं, सिंपल सी बात है, वो यहाँ पे सिंक कर जाता है मतलब ऊपर से डूब जाता है। अब मुझे बताओ कि ये डूब रहा है तो कहने की इसकी डेंसिटी जो है वो पी से ज्यादा होगी, आप लॉजिक समझ गए, तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा डूब जाएगा, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो तैरेगा। तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या बनेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। सर नोट्स कब देखिए बेटा, नोट्स मतलब आपको मैं सारी सारी क्लासेस की पीडीएफ दे रहा हूं, नोट्स होते हैं हमारे, आप समझ गए। अगर आपको मैंने जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं उन सभी टॉपिक की मैंने बताया आपको पीडीएफ दी है, ये नोट्स होते हैं, आपको कुछ नोट्स बनाने पड़ेंगे बेटा। कैसी बात कर दी आपने, हां नालायक हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी से कि इनमें से दाब का जो यहाँ पे विमेय सूत्र क्या दिया गया है, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द प्रेशर। अब प्रेशर की मैं बात करूंगा तो बहुत इजी हो जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब ये तो सबको याद ही होना चाहिए। वैसे मैंने उसको प्रूफ करके बता दिया था लेकिन स्टिल मैं बता रहा हूं। प्रेशर जो होता है साथियों वो हमारे पास बनता है क्या, वो बनता है हमारे पास में फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अब फोर्स क्या देखो, तो फोर्स बनता है साथियों न्यूटन में और एरिया बनता है हमारे पास में क्या, मीटर स्क्वायर में, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारे पास बन जाता है जिसे बोलते हैं पास्कल। अब खैर ये तो हमारे पास में ऐसा यूनिट आ जाएगी इसकी। अब ये तो हमारे पास में ऐसा यूनिट है, हमें निकालना क्या, हमें निकालना है साथियों डायमेंशनल फॉर्मूला, विमेय सूत्र निकालना है, हमें निकालना है क्या, इसका विमाई निकालनी है, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। देखो अब निकालने का सिंपल सा तरीका है कि फोर्स होता है हमारे पास में क्या, तो फोर्स होता है हमारे पास में केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एरिया बनता है साथियों हमारे पास मीटर स्क्वायर। अब मैं छोटा सा पॉइंट बता रहा हूं, सुनते चलो ध्यान से। देखो यहाँ पे केजी को साथ लिख सकते हैं कैपिटल एम में, मीटर को लिखा जाता है एल में, और एस लिखा जाएगा -2 में, और नीचे साथियों हमारे पास क्या बनेगा, एल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, डायमेंशन के अंदर आपने क्या किया साथियों, एक एल से एक एल यहाँ पे कैंसिल कर दिया। अब जैसे आपने कैंसिल कर दिया तो क्या बनेगा, देखो यहाँ से यहाँ पे हमारे पास बनेगा कैपिटल एम। अब इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो यहाँ पे बनेगा साथियों एल की पावर -1 और टी की पावर -2 जो दी जा रही है वो एज इट इज दी जा रही है। तो हमारे पास में जो फॉर्मूला बन गया वो क्या बन गया, तो हमारे पास में जो फॉर्मूला बन गया ये बन गया हमारे पास में ml t -2। ठीक है, तो ml -1 t -2 तो ऑप्शन डी जाएगा आंसर। तो ये हमारे पास में दिया जा रहा है डायमेंशन, तो इसका डायमेंशन है साथियों ml -1 t -2। ठीक है, किसका, द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द प्रेशर। ठीक है, तो ये हमने बात किया डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द प्रेशर के बारे में, प्रेशर के विमेय सूत्र के बारे में। आ जाओ नेक्स्ट बताओ जल्दी से, भैया बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब आपको मैं बताऊं कि ऐसे क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, इतिहास में कभी क्वेश्चन ऐसे कम देखने को मिलेंगे, और आपको लॉजिकली सारी सारी बातें बता रहा हूं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसको करने का सिंपल सा तरीका क्या, देखो क्या बोला गया साथियों कि हमारे पास दिया जा रहा है कि बर्फ का जो अपेक्षित घनत्व है वो दिया जा रहा है 0.9, मतलब जो रिलेटिव डेंसिटी है किसी बर्फ की वो 0.9 है। अगर इसको यहाँ पे जल में डालने पर उसका कितना भाग जो होता है वो जल के ऊपर यहाँ पे जल के ऊपर होगा। अब आप लॉजिकली जरा समझने का प्रयास करना, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, देखो बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, सुनो आप इसको बहुत इजी कर सकते हैं, लॉजिकली कर सकते हैं। मतलब हम जब बात करेंगे तो लॉजिकली इसका आंसर मैं बता दूंगा, सुनते चलना ध्यान से। रिलेटिव डेंसिटी जो होती है साथियों ये हमेशा वाटर की कंपैरिजन में की जाती है, मतलब हमेशा की तुलना किससे करते हैं, पानी से करते हैं। ये सारी बातें देखो अब मैं कुछ पॉइंट समझाऊंगा आपको, लॉजिकली जरा समझना। अगर यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी जो एक होती है किसकी होती है, पानी की होती है, पानी की होती है। अगर मान लो कि रिलेटिव डेंसिटी यहाँ पे एक से कम है तो वो वस्तु यहाँ पे कैसी है साथियों, वो वस्तु यहाँ पे हल्की होगी। अगर वस्तु हल्की है तो पानी में तैरेगी। अगर मान लो कि रिलेटिव डेंसिटी यहाँ पे एक से ज्यादा है तो वो वस्तु यहाँ पे कैसी होगी, वो वस्तु यहाँ पे भारी हो जाएगी, ऑब्जेक्ट यहाँ पे भारी हो जाएगा तो पानी में डूब जाएगा। अब आप लॉजिकली जरा समझने का प्रयास करना। अगर हम देखिए बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी किसकी, यहाँ पे आइस की, ये दिया जा रहा है 0.9। ठीक है, और रिलेटिव डेंसिटी साथियों जो होती है पानी की, पानी कितनी होती है बताओ जल्दी से, रिलेटिव डेंसिटी जो होती है पानी की वो होती है हमारे पास में कितना 1। अब डिफरेंस कितने का है, तो डिफरेंस हमारे पास में 0.1 का है, सिंपल सी बात है, आप लॉजिकली समझो, हम करने का तरीका बता रहे हैं आपको। तो आप नोटिस करना चाहते हो कि पानी की जो डेंसिटी होती है रिलेटिव डेंसिटी वो 1 होती है और आइस की होती है 0.9, डिफरेंस कितने का, 0.1 का। इसका मतलब ये है कि इतना पानी, इतना जो भाग है पानी के अंदर है और इतना भाग जो है 0.1 वो कहां पर है, पानी के ऊपर है। ये सारी बातें। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया कि व्हाट पार्ट ऑफ द वाटर विल बी अबव द वाटर, कितना पार्ट होता है आइस का जो पानी से ऊपर होगा, तो आंसर हमारे पास में 0.1, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, ये बात फैक्ट है भैया, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। देखो कि हम जब बात करते हैं बर्फ के बारे में तो बर्फ का यहाँ पे इतना हिस्सा जो 9/11 पानी के ऊपर रहता है, पानी के नीचे रहता है। तो आप इसको लॉजिकली समझ गए। देखो तो ये जो 0.9 दिया जा रहा है ये कहां पर है, तो ये हमारा दिया जा रहा है पानी के अंदर, सिंपल सी बात है, ये सब कहां पर, पानी के अंदर है, इनसाइड द वाटर। और ये जो 0.1 दिया जा रहा है ये सब कहां पर है, तो ये सब हमारा दिया जा रहा है पानी के ऊपर, कहां पर, पानी के ऊपर। तो आपको यहाँ पे करने का सिंपल सा लॉजिक तरीका बता दिया, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना इसके अंदर। तो 0.1 इज राइट आंसर, और इसकी यहाँ पे कोई भी जो यूनिट वो नहीं होती है। पूछा बताओ क्या इसकी किसी प्रकार से कोई यूनिट बनती है, तो आंसर नहीं, इट डजंट हैव एनी यूनिट। मतलब हम जब बात करेंगे तो इसकी यहाँ पे किसी प्रकार से कोई भी जो यूनिट है वो नहीं मिलेगी, किसी नहीं मिलती। तो आंसर हमारे पास में रिलेटिव डेंसिटी की। बताओ बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन लिखे पूछा गया, मस्त क्वेश्चन पूछा गया, बताओ इसका आंसर क्या होगा। मतलब इतिहास में बहुत ही कम क्वेश्चन होते हैं जो इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। बताइए इसका आंसर कि अगर हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण रहित स्थान, मतलब जहां पे जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। पूछा गया कि हमारे पास में एक ऐसा स्थान है जहां पे गुरुत्वाकर्षण नहीं है, तो गुरुत्वाकर्षण रहित स्थान में द्रव्य में इनमें से किसका अस्तित्व नहीं होगा, इनमें से किसका अस्तित्व नहीं होगा। हमसे क्या पूछा गया साथियों, एक स्पेस है जिसे बोलते हैं ग्रेविटी फ्री स्पेस, ग्रेविटी फ्री स्पेस। अब ग्रेविटी फ्री स्पेस में किसकी वैल्यू यहाँ पे नहीं होने वाली, ग्रेविटी फ्री स्पेस का मतलब होता है कि वहां पे जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी। ठीक है, कंफर्म है। अब देखो क्या वहां पे शायनता होगी, विस्कोसिटी होगी। देखो विस्कोसिटी का मतलब होता है कि यहाँ पे पानी में लगने वाला घर्षण, जैसे मान लो कि हमारे पास में कोई द्रव्य पदार्थ है, क्या द्रव्य पदार्थ है, तो द्रव्य पदार्थ में जो घर्षण होता है, द्रव्य पदार्थ में जो घर्षण होता है इसे बोलते हैं साथियों फ्रिक्शन इन लिक्विड्स। सुनो इसे बोलते हैं क्या, सिंपल सी भाषा में फ्रिक्शन इन लिक्विड। तो आपको बताऊं साथियों कि द्रव्य पदार्थ के अंदर जो घर्षण होता है उसे बोलते हैं विस्कोसिटी, से बोलते हैं शायनता। जैसे आप समझो कि अगर मैं बात करता हूं शहद के बारे में, सुनो ध्यान से, एक मेरे पास शहद है साथियों और एक मेरे पास पानी है। अभी बताओ कि शहद और पानी को मैं बहाना शुरू कर दूं, शहद और पानी को मैं बहाना शुरू कर दूं तो कौन तेजी से बहेगा, कौन धीमे धीमे बहेगा। आप कहेंगे सर जो शहद होता है वो धीमे धीमे बहता है, क्यों बहता है, उसकी शायनता ज्यादा होती है, मतलब शहद की जो परतें होती हैं, शहद में जो लगने वाला घर्षण का बल कैसा ज्यादा है, तो शहद के बीच में लगने वाला घर्षण का बल ज्यादा होगा और पानी के बीच में लगने वाला जो घर्षण का बल कम होता है। यही रीजन है साथियों कि शहद यहाँ पे धीमे धीमे बहता है, जबकि पानी की बात करते हैं तो पानी बड़ी स्पीड से बहता है। आप लॉजिक समझ गए। तो दोनों के बीच में क्या काम करता है, घर्षण का बल काम करता है, जिसे बोलते हैं सिंपल सी भाषा में क्या, विस्कोसिटी काम करती है। आप लॉजिक समझने का प्रयास करें कि बीच में काम करने वाला जो कॉन्सेप्ट किसका है, विस्कोसिटी का है। चलो तो पहला कॉन्सेप्ट तो हमारे पास में कौन सा है, विस्कोसिटी का है। तो विस्कोसिटी जो होती है, शायनता जो होती है साथियों, वो तो यहाँ पे काम नहीं करती। आप समझिए, इसको हटा दो, मतलब ये जीपी काम नहीं करती। अब हम बात करते हैं सरफेस टेंशन के बारे में। देखो सरफेस टेंशन को बोलते हैं सिग्मा और ये बनता है साथियों फोर्स बटे लंबाई। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं यहां पे सरफेस टेंशन के बारे में, तो सरफेस टेंशन का यूज कहां पे करते हैं, सुनो तो सरफेस टेंशन का साथियों इस्तेमाल करते हैं कहां पर, देखो लीफ के अंदर। आपको पता है कि पेड़ पौधों में पत्तियां जो होती हैं पानी को लेके जाती हैं, किस कारण से, सरफेस टेंशन से। जो दिया जलता है किस कारण से जलता है, सरफेस टेंशन के कारण जलता है, कैपिलरी के कारण जलता है। तो इस कारण से अपनी चीज को शेप को कम किया जाता है। ठीक है, ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं प्रेशर के बारे में।
देखो प्रेशर जो बनता है सब ये बनता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया मतलब ये जीपी डिपेंड नहीं करता। आप ये सारी बातें, लेकिन हम जब बात करते हैं अपवर्ड थ्रस्ट के बारे में, buoyancy के बारे में, अब जरा समझो लॉजिकली बातें मैं बता रहा हूं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल पानी है, देखो यहां पे समझना, मान लो कि हमने एक बाल्टी ली है और एक बाल्टी के अंदर मैंने पानी भर दिया। अब ये बताओ कि इस बाल्टी में जो पानी भरा पड़ा है तो इस पानी के अंदर कोई ना कोई फोर्स है जो काम करेगा, कोई ना कोई बल है जो काम करेगा। आप समझ गए? अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि मैंने कोई बर्तन यहां पे रख दिया, देखो बेटा समझना ध्यान से, मान लो कि मैंने कोई बर्तन यहां पे डाल दिया, देखो ये बर्तन डाल दिया। अब जैसे मैंने बर्तन को डाला तो क्या होगा जरा समझो। आप कहेंगे सर इसका जो वेट है वो कहां पे काम कर रहा है, नीचे, और वेट के अपोजिट दिशा में, देखो वेट के अपोजिट दिशा में एक बल यहां पे काम करता है जिसे बोलते हैं buoyancy। क्या बोलते हैं? buoyancy कहते हैं। तो आप ये बताओ कि जो buoyancy होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, उत्प्लावक बल बोलते हैं, ऊपर की ओर लगने वाला धक्का होता है, ये किसको कम करता है? ये वेट को कम करता है। अब वेट की वैल्यू क्या होगी बताओ भैया? वेट होता है हमारे पास में mg, देखो ध्यान से mg। अगर मान लो कि g की वैल्यू 0 है तो वेट हमारा 0 हो जाएगा। आप खुद ही सोचो, अगर वेट हमारा 0 हो जाएगा तो b की वैल्यू क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी। अगर वेट ही नहीं है तो किसको धक्का देगा? जब वेट ही नहीं है तो किसको धक्का देगा? इसका मतलब है कि अगर g की वैल्यू 0 हो जाए तो किसकी वैल्यू भी 0 हो सकती है? कौन सी चीज काम नहीं करेगी? तो आंसर है साथियों किसी भी पदार्थ में लगने वाला ऊपर की तरफ जो लगने वाला बल होता है वो काम नहीं करेगा। मतलब जो अपवर्ड थ्रस्ट होता है जिसको क्या बोलते हैं? buoyant force बोलते हैं। तो जिसे हम उत्प्लावक बल बोलते हैं वो ऊपर की तरफ काम ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भैया? क्योंकि देखा जाए तो ये वेट पे डिपेंड करता है। वेट ज्यादा है तो उत्प्लावक बल भी ज्यादा है, वेट कम है तो उत्प्लावक बल भी कम है हमारे पास में। तो इसका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ये बढ़िया क्वेश्चन था जो 2019 में पूछा गया। समझ में आ गई छोटी सी बात? मतलब कतई डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ ये क्वेश्चन आया था, इसमें गलती मत करना, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो इस क्वेश्चन को देखो, क्या क्वेश्चन है? बहुत इजी क्वेश्चन। देखो कि हमें निकालना है साथियों रिलेटिव डेंसिटी जिसे बोलते हैं आपेक्षिक घनत्व, ठीक है? अगर उसका मास जो है साथियों 50 ग्राम दिया जा रहा है, अगर उसको यहाँ पे पानी में डुबोते हैं तो पानी में डुबोने पर साथियों वजन पड़ता है कितना? यहाँ पे 10 ग्राम का। कितना? 10 ग्राम का। तो बताओ इसकी रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगी? अब मैं आपको बता चुका था बहुत ही बढ़िया। देखो कि हमने पढ़ा है साथियों कि क्या किसमें रिलेटिव डेंसिटी के बारे में कि यहाँ पे वेट इन द एयर, देखो ध्यान से, वेट इन द एयर अपॉन में क्या करेंगे साथियों? अपॉन में हम जब लेंगे तो अपॉन में हो जाएगा हमारे पास में देखो वेट इन द एयर माइनस में साथियों वेट इन द वाटर। अब आप कहोगे सर, अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो मैं मास दिया जा रहा है, आप तो वेट की फॉर्म में से कराओगे। देखो मैं लॉजिकली समझो, आप लॉजिकली जरा समझना। देखो जब मास, देखो वेट क्या होता है साथियों? वेट होता है हमारे पास में mg, mg होता है। अब मान लो फॉर एग्जांपल कि अगर हम g की वैल्यू को सेम रखते हैं, सुनो ध्यान से, तो g की वैल्यू को सेम रखेंगे तो कहीं ना कहीं अगर मैं g की वैल्यू सेम रखता हूं तो वेट हमारे पास m के बराबर हो सकता है, मतलब उस रेशियो में हो सकता है। मतलब अगर g की वैल्यू सेम रहेगी तो वेट का रेशियो कहीं ना कहीं किसके बराबर हो सकता है? तो वेट का रेशियो साथियों मास के रेशियो के बराबर हो सकता है। और यही रीजन है कि अगर हमारी g की वैल्यू सेम है तो मैंने यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में मास यूज करूंगा कि ज्यादा पड़ेगा नहीं। तो लॉजिकली यहाँ पे समझने का प्रयास करना। अब देखो हमें निकालनी क्या? रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है। देखो बहुत इजी है, वेट का रेशियो मास के बराबर है तो मान लो कि यहाँ पे मास दिया जा रहा है कितना? 50, ठीक है अच्छी बात है। यहाँ पे एयर में कितना है? तो हवा में साथियों 50 है, पानी में डालने में कितना? 10 हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा? तो ये बचेगा साथियों 50/40, 50/40 को सॉल्व करोगे तो आंसर बनेगा हमारे पास 1.25। तो 1.25 करके दिया जा रहा है, बताओ जल्दी से। तो ये हमारे पास सत्यांश बनेगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। समझ गए? बोलो जल्दी से। अच्छा एक चीज बताओ मुझे कि अगर मैं बात करता हूं रिलेटिव डेंसिटी के बारे में, देखो रिलेटिव डेंसिटी के बारे में, तो रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? क्या इसकी किसी प्रकार से कोई भी यूनिट होने वाली है? क्या इसकी किसी प्रकार से कोई भी यूनिट होने वाली है? बोलो नहीं होगी ना? हाँ चलो इस वाले क्वेश्चन को देखो, मस्त क्वेश्चन है। मतलब बहुत ही कम क्वेश्चन होते हैं जिनमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है और ये क्वेश्चन उन क्वेश्चन में से एक है। अच्छा क्वेश्चन दिया गया, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो जैसे कि हमें निकालना है साथियों फाइंड द लेंथ इन द सेंटीमीटर। हमें क्या निकालनी है साथियों? देखो हमें निकालनी है साथियों लेंथ इन द सेंटीमीटर ऑफ द एज ऑफ द क्यूब। मतलब हमारे पास में क्या दिया जा रहा है? एक घन दिया जा रहा है, तो हमें घन की जो भुजा निकालनी है सेंटीमीटर में, ठीक है? यहाँ पे एक लकड़ी का टुकड़ा है जिसका वेट कितना? जिसका वेट है साथियों 80 न्यूटन। यहाँ पे डेंसिटी कितनी दी जा रही है? तो डेंसिटी दी जा रही है हमें यहाँ पे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी बोली? तो जी की वैल्यू बोली हमसे कितनी? तो जी की वैल्यू बोली हमसे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो आपको तरीका बताता हूं, बहुत सिंपल सी बात को जरा समझो। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना सिंपली भाषा में ये। अब कुछ पॉइंट बताना चाहूंगा आपको, जरा समझने का प्रयास करना, ठीक है? सुनते चलना, बहुत प्यारी प्यारी बातें हैं जो बता रहा हूं। देखो आपको ये पता है जो डेंसिटी होती है वो होती है साथियों मास अपॉन वॉल्यूम, यही होती है। बोलो हाँ, आप समझ गए? जो मैं छोटी सी बात बता रहा हूं, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। देखो पहले अगर मैं मास निकाल दूं और वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो वॉल्यूम हमारे पास बनेगा सीधे सीधे a क्यूब। क्यों? आपको पता है साथियों वॉल्यूम ऑफ द क्यूब जो होता है, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब के बारे में कि घन का जो हमारे पास में आयतन बनता है क्या बनता है? हमारे पास में a क्यूब बनता है, जिसमें a क्या है साथियों? तो a हमारे पास में साइड है और हमें a की वैल्यू निकालनी है। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया। अच्छा डेंसिटी कितनी दी जा रही है बताओ? तो डेंसिटी साथियों हमें दी जा रही है कितनी बताओ जल्दी से? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये तो दी जा रही है। आपको पता होना चाहिए साथियों 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को मैं 1000 केजी पर यहाँ पे मीटर क्यूब भी लिख सकता हूँ। कितनी सी बात पता है आप लोगों को? अगर इतनी सी बात पता है तो हमारी चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। अब आप जरा समझने का प्रयास करना, बहुत बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट बताऊं, गलती मत करना बिल्कुल भी। देखो आपको ये पता है साथियों जो वेट होता है किसके बराबर होता है? तो वेट हमारे पास साथियों फोर्स के बराबर होता है, ठीक है? तो वेट की वैल्यू क्या होती है बताओ? तो वेट होता है हमारे पास में mg के बराबर, आपको पता है? ये सारी बातें अब देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ी आसानी से बताने वाला हूं, बड़ा मस्त मस्त कंसेप्ट है, आपको हर एक चीज धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। देखो आपको पता है साथियों w होता है हमारे पास में mg के बराबर। देखो वेट होता है साथियों हमारे पास में mg के बराबर, क्लियर सारी बातें। वेट कितना है? ये दिया जा रहा है 80, हमें m निकालना है, g क्या दिया गया 10। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आएगी? तो m की वैल्यू जाती है हमारे पास में 8 kg, 8 kg आएगी ना? 8 kg आएगा ना? kg क्या आएगा भैया? क्योंकि हमने इसको निकाला है SI यूनिट में। तो वेट हमारे पास किसमें? kg में। अब देखो डेंसिटी कितनी बताई मैंने? तो डेंसिटी साथ मैंने कर दिया 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये दिया जा रहा है। अब 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को मिल सकता हूं 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये बात आपको बताओ कि बाद में कन्वर्ट करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो डेंसिटी का फॉर्मूला बनता है मास अपॉन वॉल्यूम, ये तो बनता है डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है? तो डेंसिटी है साथियों हमारे पास में 1000 kg पर यहाँ पे मीटर क्यूब, ये तो दिया जा रहा है, ठीक है? ये तो दिया जा रहा है। बोलो अच्छा मास कितना है? तो मास है हमारे पास में 8 kg, ये तो दिया जा रहा है। और वॉल्यूम कितना है भैया? तो वॉल्यूम हमारे पास में a क्यूब है, कितना a क्यूब है, ये तो दिया जा रहा है। कोई दिक्कत? अब जरा देखो ध्यान से सुनो, आपने kg से kg कैंसिल कर दिया, सर kg से kg हमारा कैंसिल हो गया, मतलब आंसर kg तो नहीं आएगा। अब जरा समझना, मुझे a क्यूब निकालना है। देखो मुझे a क्यूब निकालना है, सिंपल सी बात समझो। तो क्या मैं a क्यूब को ऐसे लिख सकता हूं कि 8/1000, बताओ जल्दी से 8/1000 यहाँ पे कर दिया तो मीटर क्यूब कर दिया, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब जरा समझना, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, देखो ध्यान से। क्या मैं इसको यहाँ पे 2 का क्यूब कर सकता हूं? बताओ जल्दी से। क्या मैं 8 को यहाँ पे 2 का क्यूब लिख सकता हूं? और मैं 1000 को क्या बेटा मैं 10 का क्यूब लिख सकता हूं? बताओ जल्दी से। और ये हमारा हो जाएगा मीटर क्यूब। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? अरे बोलो सबके साथ। तो a क्यूब की जो वैल्यू है साथियों वो 2/10 में क्यूब के बराबर है। तो आप मुझे बताओ कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब देखो तो आपने मैथ पढ़ी है, सबने मैथ पढ़ी है, मैं बिल्कुल भी टेंशन नहीं लूंगा आप लोगों के लिए। तो आप सबने मैथ पढ़ी है, तो यहाँ पे a की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी यहाँ पे 2/10, 2/10 यहाँ पे क्या बनेगा? मीटर बनेगा, सिंपल सी बात है। अब आप ये जानते हैं कि मीटर को किसमें कन्वर्ट करेंगे? तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, है कि नहीं? अब आप ये बताओ ध्यान से, तो अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो a की वैल्यू बनेगी हमारे पास में कितनी? तो आंसर बनेगी 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। समझ गया? क्या किसी प्रकार से कोई दिक्कत? बोलो सबके साथ जल्दी से। समझ गया ना छोटी सी बात को? तो मैंने इसको इस तरह से सिंपली भाषा में किया। देखो ये हमारे पास मीटर में था, मीटर को कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो हमारे पास में एक वैल्यू बन जाएगी। आपको मैंने ये बता दिया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है? तो ये हमारे पास अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया और भविष्य में भी पूछा जा सकता है, परेशान मत होइएगा। चलो बताइए साथियों नौवां क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन क्या पूछा गया?
कि फाइंड द मास ऑफ द आयरन क्यूब। देखो क्या बोला गया, सुनो ध्यान से क्वेश्चन को सुनना कि हमें निकालना है साथियों मास ऑफ द आयरन क्यूब। एक हमारे पास घन है जिसकी साइड कितनी है 2 सेंटीमीटर की है और डेंसिटी कितनी दी जा रही है, डेंसिटी दी जा रही है हमारे पास में 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आप देखो लॉजिकली समझो, बहुत बहुत लॉजिकली समझो। हमारे पास एक क्यूब है, आप जानते हैं क्यूब के अंदर जो साइड दी जा रही है कितनी दी जा रही है, 2 सेंटीमीटर दी जा रही है। आप जानते हैं वॉल्यूम कितना हो जाएगा क्यूब का, तो वॉल्यूम बनेगा हमारे पास में a क्यूब, तो वॉल्यूम बनेगा हमारे पास में 8 सेंटीमीटर क्यूब। आप समझ गए, तो इसका जो वॉल्यूम है कितना हमारे पास में 8 सेंटीमीटर क्यूब बनेगा, ये तो बनेगा। आप लॉजिकली जरा समझने का प्रयास करना। अब आप ये जानते हो जो डेंसिटी होती है ये बनती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या बनेगा, तो मास बनेगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये तो बनेगा फॉर्मूला। मास का फॉर्मूला बनेगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। आप जैसे इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे क्या बनेगा, तो मास निकालना है, तो डेंसिटी कितनी दी जा रही है, डेंसिटी दी जा रही है 8 और सॉरी डेंसिटी 8 नहीं है, डेंसिटी हमारे पास में 7.8 और वॉल्यूम हमारे पास में दिया जा रहा है 8, तो 78 का 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 624। तो यहाँ पे मास जो आएगा साथियों हमारे पास में 62.4, ठीक है, तो 62.4 यहाँ पे ग्राम इज राइट आंसर। तो किसमें दिया जा रही है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ऑप्शन डी राइट आंसर। समझ गए कितने इजी क्वेश्चन थे, मतलब इससे हाई लेवल क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में नहीं आने वाले बाबू, ठीक है। चलो ये लास्ट क्वेश्चन हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सबके सब बहुत आसानी से कर लोगे। अच्छा क्वेश्चन को दिया गया, क्या क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, सुनो ध्यान से। द अपरेंट मास ऑफ द पीस ऑफ द मेटल व्हेन फुली इमर्स्ड इन वाटर इज 60 ग्राम, इफ द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दिस मेटल पीस इज 2.5, तो फाइंड द एक्चुअल मास इन ग्राम। हमें इसका निकालना है, क्या एक्चुअल मास निकालना है, इसको जरा समझो। देखो आपको मैं छोटा सा पॉइंट बता चुका हूं, क्या कहा जा रहा है। देखो आप जब किसी धातु के टुकड़े को पानी में डुबोते हैं तो उसका जो यहाँ पे द्रव्यमान होता है वो 60 ग्राम दिया गया, मतलब यहाँ पे क्या सकते हो, जो वेट इन दी वाटर है, जो वेट इन दी वाटर कितना हमारे पास में 60 ग्राम है। अब कहिए सर इसमें तो मास दिया जा रहा है और आप बोल रहे हैं सर वेट के बारे में, मैंने क्या बताया आपको कि जब जी की वैल्यू सेम लेते हैं तो हम वेट का रेशियो मास के रेशियो के बराबर ले सकते हैं, तो ज्यादा अंतर नहीं पड़ता कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन को सेम आती है, ठीक है। वरना आपको किसी बढ़ाना पड़ेगा, जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उसको छोड़ दीजिए। आप इतना समझो, यहाँ पे मास की बात करता हूं, वेट की बात करता हूं, तो आप इनको सेम मान सकते हैं क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी वाले केस में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब जरा समझो, देखो आपको मैं बताना ये चाहता हूं कि हम जब बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी के बारे में तो इसका भी फॉर्मूला बनता है, क्या देखो हमारे पास में वेट इन द एयर, ये तो फॉर्मूला बनता है वेट इन द एयर अपॉन में साथियों वेट इन द एयर माइनस में यहाँ पे वेट इन द वाटर। अब इस वाले क्वेश्चन में हमने जब बात की है तो हमें नहीं पता कि वेट इन द एयर जो है कितना है, तो मान लो सपोज हमारे पास कितना x है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अच्छा हमें रिलेटिव डेंसिटी कितनी दी जा रही है, तो रिलेटिव डेंसिटी हमें दी जा रही है कितनी, यहाँ पे 2.5 कितनी दी जा रही है, 2.5 दी जा रही है। बस इसको सॉल्व करना है, बहुत इजी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, तो रिलेटिव डेंसिटी हमारे पास में 2.5 है, यहाँ पे मान लो कितना दिया जा रहा है x दिया जा रहा है और नीचे कितना हो जाएगा साथियों हमारे पास में, तो ये हो जाएगा हमारे पास में x माइनस में कितना 60, ये तो बनेगा हमारे पास में x माइनस 60। आप समझिए छोटी सी बात। अब आपको ऐसे कर सकते हैं कि इसको मैं काम करूं, इसमें काम करूं मैं 2.5 को, क्या 2.5 को मैं यहाँ पे 5/2 लिखता हूं, देखो ध्यान से 2.5 को मैंने कर दिया 5/2, इजी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो ये हमारे पास कितना बच रहा है, तो ये बच रहा है साथियों हमारे पास में x अपॉन x माइनस 60, ये तो बचेगा, कैलकुलेशन से हमारी इजी हो जाएगी और कुछ नहीं है। अब सॉल्व कर दो इसको, देखो हमारे पास बचेगा साथियों 5x माइनस 300, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारे पास में 2x के बराबर हो जाएगा। आप इसको यहाँ पे लेके आओ, इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, तो ये हमारे पास 3x इक्वल टू यहाँ पे कितना 300, तो x की वैल्यू कितनी बची बताओ, तो x की वैल्यू बची हमारे पास में 100 ग्राम। तो हमारे पास में जो एक्चुअल वजन कितना आ रहा है, तो एक्चुअल वजन जो आ रहा है साथियों हमारे पास में 100 ग्राम का आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। मतलब इस लेवल तक के जो क्वेश्चन है वो आपको मैंने बता दिया। आप कॉन्सेप्ट को समझो, बस आप कॉन्सेप्ट को समझोगे तो आपके लिए हर चीज करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। मतलब इससे हाई लेवल क्वेश्चन बेटा नहीं है हमारे एग्जामिनेशन में। अब बताओ मुझे सबके सब क्या मास वेट डेंसिटी के सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए, मतलब जितने भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन वो मैंने करा दिए। अब आपको करना कुछ नहीं है, आपको जाना है बढ़िया तरीके से रिवीजन करना है और बढ़िया तरीके से पढ़ना है, मतलब आपको सिर्फ रिवीजन करना है और आपने पढ़ाई करनी है और कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली, मतलब आपको सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना है। आप जाइए बढ़िया तरीके से रिवीजन करिए और कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो ये सारी बातें, तो ये थी साथियों हमारी प्यारी सी क्लास मास वेट डेंसिटी की। अब देखिए क्या क्या पढ़ चुके हैं हमने, सिंपल मशीन कवर कर लिया, सुनते चलो ध्यान से, हमने सिंपल मशीन कवर कर लिया बहुत ही बढ़िया तरीके से, हमने यूनिट मेजरमेंट पढ़ लिया है, हमने मास वेट डेंसिटी पढ़ लिया है, हमने हीट एंड टेंपरेचर पढ़ लिया साथियों, हमने स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़वा दिया है, वर्क पावर एनर्जी हो चुकी है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी हो चुकी है, आपकी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ हो चुकी है, आपकी इंजीनियरिंग हो चुकी है। अब बच्चे हमारे पास में दो टॉपिक, एक है हमारे पास में आईटी लिटरेसी और दूसरा साथियों हमारे पास में एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो मैं अब इन दोनों को पढ़ा दूंगा और फिर हमारी प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत करते हैं और इस तरह से हमारी जो बीएससी है पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अब कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इतना पढ़ लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। लव यू और टेक केयर, बाय बाय।